लाल रोशनी मंद हो गई थी और आत्मा जानवर भाग रहे थे। चेन यांग ने चिंतित होकर कहा, लगता है सब सम्मोहित हो गए हैं। अंजू ने नियंत्रण खो दिया। मियाओजोंग घाटी के अनुचर मंत्र पढ़ रहे थे, सबको नियंत्रित कर रहे थे और सपने में डाल रहे थे। वे बारी बारी से मंत्र पढ़ते रहे और गुयुएर पीछे खड़े देख रहे थे। समय देखते हुए गुड़ ने प्राणियों के रक्त से देवताओं की शक्ति के मार्गदर्शन के लिए दिव्य शक्ति का उपयोग किया। उसने अजीब मुस्कान दी, लेकिन प्रकट हुआ महान चक्र रक्त गु। जादुई चक्र लाल रोशनी से चमका और अपनी शक्ति से उसकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाई। जादुई चक्र रात के आकाश में प्रकट हुआ, हर कोने में फैलकर पूरे स्थान को निगलने लगा। लाल बालों वाले आग उगलने वाले जानवर गरज उठे। जादुई चक्र अदृश्य बवंडर की तरह था, जो आत्मा के जानवरों का सार ले रहा था और उनके जीवन को धीरे धीरे निगल रहा था। चिन योंग गुस्से में देख रहे थे, क्योंकि आत्मा के जानवर महान मंडल द्वारा ले जाए जा रहे थे, लेकिन वह असहाय था। उसने सिर उठाकर आकाश देखा। धत्त तेरी की, ये क्या हो रहा है? अचानक उसने दूसरी ओर एक आकृति देखी। वह किन यांग थी, जो एक पल में उसके सामने आकर पूछी। उसके सामने सच में गुएर और उसके अधीनस्थ खड़े थे। गुयुएर, तुम क्या कर रही हो? उसे तेजी से आते देख उसने तिरस्कार से कहा, मूर्ख, अब तक नहीं समझा? जब भी वह कुछ बोलती उसका गुस्सा बढ़ता। क्या आशीर्वाद समारोह या कुछ और? उसके सुंदर होंठ थोड़े ऊपर उठे थे, लेकिन बोले गए शब्द आगामी सफल योजना के लिए दानव जैसे थे। यह सब लोगों को मियाओजोंग घाटी में लाने की योजना थी। उसकी अभिव्यक्ति आत्मसंतोष और खुशी से भरी थी। वह अपने लोगों द्वारा छोड़े गए धुएं से बचने के लिए गैस मास्क पहने थी। असली मकसद था कि सभी आत्मा जानवर यहां आग के लाल आकाश में हों। ग्वेर ने ऊंचा खड़ा होकर कहा, क्या आशीर्वाद समारोह या कुछ और एक योजना है लोगों को मियाओजोंग घाटी में लाने के लिए धोखा देने की? मकसद सभी आत्मा जानवरों को लाना है। उसने संतोष से मुस्कुराया। परिष्कृत और अवशोषित करना। चेन योंग को इतना धोखा दिया जाएगा ये उम्मीद नहीं थी। क्या? उसने गुस्से में दांत कसे। क्या यह राजा के चुने लोगों का संघर्ष है? ऐसा कहते हुए उसने खुद को लापरवाह ठहराया। उसके सामने जादुई चक्र और आत्मा जानवरों की लाल आध्यात्मिक शक्ति खींची जा रही थी। तितली जैसे शरीर ने तेजी से फैलते जादुई चक्र से बचाव किया। चेन योंग ने मन में गाली दी, धत्त तेरी की। ऊंचे आकाश में जादुई चक्र ने तेजी से चेन योंग के शरीर से आध्यात्मिक शक्ति खींच ली। लाल आध्यात्मिक शक्ति खींचते देख चेन यांग चिंतित हुआ। उसके शरीर की शक्ति भी खींच रही थी। बेहोश चेनमो को सोचते हुए चेन यांग ने दांत भींचे। चेनमो उसकी शक्ति से प्रभावित है, वह उसे नहीं हरा सकता। उसने ऊपर देखा। वह केंद्र कहाँ था जो आत्मा जानवरों का सार खींच रहा था? अब क्या करें? क्या वह बस मरने का इंतजार कर सकता है? अचानक कराहने की आवाज ने चेन यांग का ध्यान खींचा। उसने देखा एक आत्मा जानवर का सुअर जमीन पर कमजोर पड़ा है। उसने थोड़ी देर देखा और उसके 2000 IQ वाले दिमाग ने सोचना शुरू किया। अचानक एक विचार आया। चेन यांग उत्साहित हो गया। उसकी कीड़े की पूंछ हिलने लगी और वह सुअर की ओर बढ़ा। सही कहा, अब सभी आत्मिक जानवर कमजोर हैं। स्थिर सुअर को देखकर किन यांग ललचाने लगे। क्या यह नहीं है? उसने होंठ चाटे, आंखें चमक उठीं। खुद के लिए तैयार मुफ्त लंच। जादुई चक्र से आध्यात्मिक शक्ति खींची जा रही है। वे हवा में तैरती हैं। लाल रोशनी की चमक चारों ओर फैल रही है। घनी आध्यात्मिक शक्ति को ऊपर उठते देख ऐसा लगा कि उसने कई आत्मिक जीवों को अवशोषित कर लिया है। ये शक्तियां धीरे धीरे एकत्र हो गईं। जादुई चक्र के बीच में एक लाल आंख खुली थी और उसमें आध्यात्मिक शक्ति खींची जा रही थी। लग रहा था कि चक्र पूरा होने वाला था। गुड़ जल्दी से रिपोर्ट करने के लिए आए। संप्रदाय प्रमुख, सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। झांग फैन बहुत संतुष्ट थे। बहुत अच्छा। वह खड़ा होकर देख रहा था कि सब कुछ नियंत्रण में है और उसके चेहरे पर संतोष था। बस थोड़ा और, बस थोड़ा और। ये दुनिया निश्चित रूप से मेरी होगी। झांग फैन के अधीनस्थ ने यह देखा और तुरंत आदर से घुटने टेक दिए। बधाई हो संप्रदाय प्रमुख, बधाई हो संप्रदाय प्रमुख। घमंड के बाद उसने गुड़ की ओर शक से देखा। बात यह है कि यह महान सरणी 1 घंटे से सक्रिय है और सिद्धांत रूप में मेरी खजाना खोजने वाली पशु को अपनी शक्ति जागृत कर लेनी चाहिए थी। उसे भी नहीं पता कि वह ऐसा क्यों कह रही है। उसने असहजता से चेहरा खुजलाया और बगल में झांकते हुए देखा। सिद्धांततः यह समय काफी होना चाहिए। ग्वेर ने नीचे देखा। वह चौंकी और बोली, अरे अरे, किन यांग आत्मा जानवरों को निगल रहे हैं। ऊ, बहुत स्वादिष्ट। विशेषता इंटरफेस ने संकेत दिया। मेजबान को स्तर 9 पर पहुंचने पर बधाई। 15 जाति विशेषता अंक मिले। सिल्कवर्म पुपा आयरन स्तर 9, शक्ति 18, रक्षा 40, गति 12, मानसिक शक्ति 5, कौशल अत्यधिक कूद संलयन अंतर्निहित कौशल। चेन योंग ने संकेत देखा और उसके चेहरे पर गर्व झलकने लगा। हा, इस तरह खाना खाकर भी स्तर बढ़ सकता है। यह अच्छा है। झांग फैन ने देखा कि वह अभी भी महान व्यवस्था से प्रभावित नहीं है और संदेह से पूछा, क्या वह आदमी अभी भी कैसे चल सकता है? ग्वेर ने अनिश्चितता से कहा, शायद यह राजा के चुने हुए की खासियत है। उसने तुरंत अपने अधीनस्थों को निर्देश दिए, तुम लोग अब भी क्या कर रहे हो? जल्दी से उस लोहे के रेशम की पुतली को मारो। वे अधीनस्थ झुककर आज्ञा मानने लगे। जी। चेन योंग सिर झुकाए खा रहे थे, जैसे भूखे भूत का पुनर्जन्म हो। वह स्वादिष्ट भोजन पर टूट पड़े थे जब अचानक महसूस किया कि कुछ आवाजें उनकी ओर बढ़ रही हैं। उसने देखा। मियाओजोंग वैली के अधीनस्थ आक्रामक थे। मार डालो। उसे खत्म करो।
चेन यांग डर से पागल हो गया। चलो साथ में मरते हैं। आह! एक अधीनस्थ ने तलवार उठाई, मारने को तैयार। उसने तेजी से घातक तलवार से बचाव किया। कैटरपिलर रोल। आह! स्थिति बिगड़ते देख चेन यांग ने सिस्टम को आदेश दिया। सिस्टम, सभी गुणों को फुर्ती में जोड़ें। सिस्टम ने संकेत दिया। गुण बिंदु आवंटित, वर्तमान फुर्ती बिंदु 27। चेन यांग ने उस शक्ति को महसूस किया और संतुष्ट हुआ। अच्छा। वह अधीनस्थ तुरंत पीछे से फिर हमला करने लगा। मर जाओ। चेन यांग ने देखा कि तलवार आ रही है। वह फुर्ती से गायब हो गया। अधीनस्थ हवा में तलवार चला रहा था, घबरा गया। क्या? चेन यांग ने आध्यात्मिक शक्ति सक्रिय की, दुश्मनों के बीच तेजी से चलते हुए विजयी हंसी के साथ। हाँ, देखो तुम लोग कितने बिखरे हो, उसने गर्व से कहा। तुम लोग बहुत धीमे हो। वे गुस्से में थे, लेकिन बेबस थे। धत तेरे की, ये बग बहुत तेज है, इसे मार नहीं सकते। गुएर ने दृश्य देखा, गुस्से में पागल हो गई, दांत पीसते हुए। तुम लोग क्या कर रहे हो? उसने पूछा। जल्दी आत्मा पशु से हमला करो। अधीनस्थों ने आदेश मानकर मंत्रों से आत्मा पशु बुलाए। आत्मा पशु झपट्टे। सबसे आगे एक बड़ी मधुमक्खी थी। जाओ, विषैली मधुमक्खी। उसके पीछे खतरनाक काला मकड़ा था, काले पैर वाला मकड़ा। काटो और खत्म करो। चेन यांग ने देखा कि 2 आत्मा जानवर आ रहे हैं और वह डर गया। गुएर भी लड़ाई में शामिल हुई। उसने अपनी रूप बदलने वाली छिपकली को आदेश दिया। यू गौ ने मदद की। उसने 2 बार चूं चूं किया। जवाब में छिपकली झपट पड़ी। रूप बदलकर अदृश्य होते हुए काले पैरों वाली मकड़ी ने चेन यांग पर हमला किया, लेकिन उसे कोई असर नहीं पड़ा। बेकार। ये आत्मा जानवर मुझे नहीं पकड़ सकते। उन आत्मा जानवरों को याद करते हुए जिन्हें उसने निगला था, चेन यांग ने हमलों से बचते अपनी पूंछ से दांत कसे। उसने अफसोस जताया। यह दुर्भाग्य है कि उसने कम आत्मा जानवर निगले थे, अन्यथा उसके पास उनसे लड़ने का तरीका होता। अचानक उस पर पीछे से हमला हुआ। बिना चेतावनी के रूप बदलने वाली छिपकली ने अदृश्य होकर चेन योंग के सिर पर लात मारी, जिससे वह गिरा। उसे घायल देखकर उसने तुरंत आदेश दिया। इस मौके का फायदा उठाते हुए आत्मा जानवरों का झुंड उसकी ओर दौड़ा। चेन योंग ने देखा कि दुश्मन ताकतवर है और वह कमजोर है। चिंतित होकर भौहें चढ़ा लीं। धिक्कार है, चेनमो और बाकी अब भी बेहोश हैं। मुझे ऐसे नहीं मरना है। उसने तुरंत पूरी ताकत झोंक दी। धमाके के साथ चेन यांग चिल्लाया, कूदो। बिजली की तेजी से रेशम का कीड़ा ऊपर उछला। आत्मा जानवरों से बचते हुए वह बिजली की तरह अधीनस्थों की ओर दौड़ा, जिससे वे हैरान रह गए। छलांग सीधे भीड़ में जा गिरी। विस्फोट हुआ और उन्हें दूर धकेल दिया। चेन योंग भीड़ में खड़ा था, लेटकर बोला, हाँ, मुझे पकड़ना चाहते हो? इतना आसान नहीं। जैसे ही चेन योंग ने सोचा कि समस्या खत्म हो गई है, उसके पीछे एक आकृति चमकी। अरे बाप रे, चेन योंग ने कहा। हाँ। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, गुएर ने चेन यांग पर हथौड़ा चला दिया। जहन्नुम में जाओ। उस छोटे शरीर ने बड़े हथौड़े को उठाया और पूरी ताकत से चेन यांग को दूर फेंक दिया। कन यांग दर्द से चीखा और उसका शरीर दीवार की ओर उड़ गया। जोरदार धमाके के साथ वह दीवार से टकराया और दीवार टूट गई। यांग घायल हो गया। किन यांग की आंखें काली हो गईं, धुएं से घुटन हुई और वह खांसने लगा। उसे इतनी बुरी तरह घायल देखकर बुयुए एर ने हथौड़ा कसकर पकड़ा और शांतिपूर्वक कहा, संप्रदाय मास्टर, वह इस बार नहीं बच सकता। ऊपर वाला व्यक्ति अहमद जांग फैन ने हाथ बांधकर बिना भाव के कहा, जल्दी इन परेशानियों से निपट लो। किन यांग को चोट लगी, सिर पर चोट लगी और वह चक्कर खाने लगा। धत तेरे की, सिर भारी हो रहा है। उसने एक पुराना धूपदान देखा जो अजीब धुएं से घिरा था। हाँसी, ये है। धुएं को देखते हुए किन यांग ने संदेह से कहा, इस धुएं की गंध वही है जो मैंने पहले सूंघी थी। क्या यह हो सकता है? गुएर ने हथौड़ा उठाया और उदासी से दूर चला आया। उजाड़, मेरा पालतू बनकर आज्ञाकारी बनो, नहीं तो मुझे तुम्हारे साथ निपटना पड़ेगा। दुश्मन का सामना करते हुए किन यांग की आंखों में गुस्सा था। उसने दृढ़ता से कहा, मैंने मना कर दिया है। यह कहते हुए वह उछलकर धूपदान पर गिरा, ढक्कन खोला और चिल्लाया, मैं पटकता हूं। गुड़ ने दृश्य देखा और चिंतित होकर चिल्लाई, तुम क्या कर रहे हो? किन यांग ने विजयी भाव से उसकी ओर देखा। उसके पीछे गिरा धूपदान था और धूप धीरे धीरे फैल रही थी। इस धूप के बिना आप यहाँ के लोगों को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, है ना? गुएर गुस्से में कांप रही थी। तुम बदमाश कीड़े। उसने पूरी ताकत से उसकी ओर दौड़ लगाई। हथौड़ा ऊंचा उठाए, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। उसने हथौड़ा मारा और जमीन टूट गई। सौभाग्य से किन यांग जल्दी बच गया। उसने दिल में चुपचाप प्रार्थना की, चेनमो, जल्दी उठो। उसने उसे भागते देखा और पीछा किया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम बच सकते हो? वह तुरंत उसके पीछे दौड़ी, ऊपर कूदी और हथौड़ा ऊंचा उठाया, इस परेशान कीड़े को एक बार में खत्म करने की कोशिश में। लेकिन मरने जाओ। उसने सिर उठाया, देखा कि बच नहीं सकता और घबराकर चिल्लाया। इस चाल के साथ किन यांग को समझ नहीं आया कि कहां छिपे। उसने सोचा कि जब हथौड़ा नीचे गिरेगा तो किन यांग मर जाएगा, लेकिन धुएं में गुएर का हथौड़ा किन यांग को नहीं लगा, बल्कि एक हाथ द्वारा रोक दिया गया। गुड़ हैरान और उलझन में था। क्या? मौत से बचा किन यांग भी आश्चर्य से मुड़ा। इसी पल धुएं में लड़की की आकृति हथौड़ा लिए उभरी। उसकी आवाज ठंडी थी, तुम्हें इजाजत नहीं। धुआं छंटा और जो दिखी वह चेनमो महारानी थी। उसने भौहें तानी और हमला रोका। किन यांग को चोट लगी। उसे देखकर वह खुश हुआ। चेनमो, गुएर नाराज थी। उसने ऊपर खड़े झांग फैन की ओर देखा। संप्रदाय के मास्टर, कुछ करें, मेरे पास उपाय नहीं। झांग फैन ऊंचाई पर खड़े सब देख रहे थे। उनका चेहरा उदास था और भावनाएं छिपी। उन्होंने दांत भींचे और उसकी ओर देखा। वे सब बेकार हैं।
वह तुरंत रेलिंग पकड़कर नीचे कूद गया और अपनी ताकत से छलांग लगाई। अंत में झांग फैन उतरा और बल से उसके पैरों के नीचे की पत्थरें टूट गईं। चेन मो और किन यांग अब मिल गए थे, उसकी हाथ में तलवार बनकर, जो गुएर के खिलाफ लड़ने के लिए थी। हरकत देखकर चेन मो ने उसकी ओर देखा। झांग फैन ने पहाड़ के सामने अपने हाथ को देखा, जो लाल आभा से घिरा था। ये साफ तौर पर थोड़ी दूर था। मुझे लगता है कि आखिरी चाल का उपयोग करना पड़ेगा। उसने जमीन पर जोर से मारा और खुद से बड़बड़ाया। उसकी आंखें रक्तवर्ण और निर्दयी थीं। बाहर आओ। जादू चक्र के केंद्र में स्थित अधीनस्थों के आत्मा जानवरों की आध्यात्मिक शक्ति खत्म होने लगी। जादू चक्र के केंद्र से लाल आभा की धाराएं उठती रहीं। आत्मा जानवर की आभा खींच ली गई और अंततः शरीर में केवल कंकाल रह गया। अधीनस्थ अपने आत्मा जानवर को देख रहे थे, जिसे खींच लिया गया था। सिर्फ हड्डियां बची थीं और भय से चिल्लाए, आह, मेरी आत्मा पशु। चेन मो ने झांग फैन की ओर देखा, यह जानने के लिए कि वह क्या चाल चलने वाला था। इस समय झांग फैन दबाव में था और उसके शरीर पर गहरी आभा थी। चेन मो के हाथ में रूप बदलने वाली छिपकली की आभा सूख रही थी। वह मर रही थी और दर्द से कराह रही थी। हस! गुड़ तेज दौड़ी और चेन मो के हाथ से रूप बदलने वाली छिपकली ले ली। जादुई चक्र से बचते हुए वह चिंतित थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने फुर्ती से उसके पंख उठाए, खींचा और चिंतित होकर पूछा, छिपकली, तुम ठीक हो? उसने कमजोर आवाज में फुफकारा। उसने उसे कसकर गले लगाया और मुड़ी उस व्यक्ति से पूछा जो आभा ले रहा था, झांग फैन, तुम हमारे आत्मा पशुओं का खून क्यों ले रहे हो? वह घने आभा में खड़ा था, लेकिन आवाज बहुत कठोर थी। यह तुम्हारी गलती है कि तुम बेकार हो। जियांग फैन की आंखें इतनी शांत थीं कि डरावनी लग रही थीं। उसने ताना मारा, पर चिंता मत करो, जब मेरा बच्चा काफी आभा ले लेगा तो यह तुम्हारा बदला लेगा। जमीन जोर से कांपने लगी, जो अशुभ संकेत दे रही थी। जियांग गुएर जल्दी नीचे बैठ गई, हाथ में आकार बदलने वाली छिपकली को कसकर पकड़े रही, डरते हुए कि वह गिर न जाए। चेन मो को भी संतुलन बनाए रखने में मेहनत करनी पड़ी। चेन यांग ने पूछा, क्या हुआ? गुड़ ने पसीना पोंछते हुए कहा, वो चीज बाहर आने वाली है। चेन मो ने उसकी ओर देखा। चेन यांग को समझ नहीं आया कि क्या आ रहा है। उसने फिर पूछा। अचानक जमीन में दरारें पड़ गईं। पत्थर दबाव सहन नहीं कर पा रहे थे और फटने वाले थे। जिसका डर था वह आ गया। जमीन फट गई, धरती उभर आई और कुछ नीचे से निकलने वाला था। आखिरकार पत्थर उड़े और धूल उड़ने लगी। फिर धुआं फैल गया। एक काला साया उठा और लाल आंखें चमकने लगीं। धुएं के कारण चेन मो को कुछ नहीं दिखा। उसने नाक सिकोड़ी और आंखें ढककर देखने लगी। चेन योंग ने विशाल जीव देखा, डर से होश उड़ गए और हकलाते हुए बोला, यह उनके सामने यह राक्षस क्या है? यह आकाश में तैरती बड़ी भेल थी। आकाश में भेल को तैरते देख किन यांग घबराकर चिल्लाया, यह राक्षस क्या है? चेन मो ने अनमने ढंग से सिर उठाया और उसके विशाल शरीर को देखकर दंग रह गई। यह आत्मा जानवर बहुत बड़ा है। झांग फैन हंसे। उनकी आवाज गर्व से गूंज उठी, हाँ, क्या आप सच में चौंके हैं? उसने आकाश में आत्मा जानवर की ओर देखा, संतोष से बाहें फैलाईं, जैसे पूरे देश को गले लगा रहा हो। घमंडी। रक्त ऊर्जा अवशोषण मंडल। मेरा वॉयडकुन अब विकास में है। वॉयडकुन की आंखें चमक रही थीं, खतरनाक लग रहा था। अब यह स्तर 42 पर था। वह वहां खड़ा था, बहुत घमंडी। तुम्हें खुशकिस्मत महसूस करना चाहिए क्योंकि तुम मेरे राजा बनने की राह में एक सीढ़ी हो सकते हो। किन यांग ने नहीं सोचा था कि वह उस महान महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए इतना आगे बढ़ेगा। हु झोंग फैन ने ठंडे स्वर में कहा, वॉयडकुन, खत्म करो। पलक झपकते ही वह विशाल आकृति आकाश की ओर दौड़ी और गगनभेदी गर्जना की। उसकी आवाज गूंज उठी, मानो सब कुछ कुचलना चाहती हो। जमीन कांप उठी, पत्थर उड़ गए। अधीनस्थों का समूह हिलती जमीन पर लड़खड़ाने लगा, चिल्लाते हुए आह। गुएर भी उन तेज उड़ते पत्थरों से प्रभावित हुआ और उनसे बचने के लिए तुरंत उछल गया। उसके पैरों के पास तलवार जमीन में ढंसी थी। संभलते हुए चेन योंग ने सोचा, उम्मीद नहीं थी कि हमला इतना बड़ा होगा। दान शाओशियाओ को मत भूलना, वह अब भी बेहोश है। चेनमो ने स्थिति देखी। पीछे का शून्य कुंड गरज रहा था, आवाज गूंज रही थी और ध्वनि तरंगें हमला कर रही थीं। डैन शाओशियाओ अब भी बेहोश थे और जागने के कोई संकेत नहीं थे। इस समय हरी ध्वनि तरंग उस पर हमला करने वाली थी। जहां वह लेटी थी, जमीन दरारों से भरी थी और फैल रही थी। चेनमो जल्दी आई। उनकी आंखों ने ध्वनि तरंग का सामना किया और तलवार से आत्मा पशु का हमला काटा। वह दान शाओशियाओ के सामने खड़ी हो गई ताकि हमला उन्हें चोट न पहुंचा सके। झांग फैन दीवार पर स्थिर बैठे प्रशंसा का नाटक करते हुए बोले, बुरा नहीं, तुम सच में वॉइडकुन के ध्वनि हमले को रोक सकते हो। यह सुनकर वह मुस्कुराया। अरोग ने हाथ उठाया और कहा, लेकिन यह सिर्फ एक बार है। वॉइडकुन, माउंट आई प्रेस का उपयोग करो। वॉइडकुन की आंखें मालिक के शब्दों पर चमकीं। यह तोप के गोले की तरह जमीन की ओर दौड़ा। वे 3 कदम उठाकर 2 कदम चल पड़े, बेतहाशा भागते हुए, लगभग टकराते हुए। जल्दी भागो। क्या मैं मरने वाला हूं? यह चेन मो के सामने उड़कर आया, हमला करने की तैयारी में था। चेन यांग डर गया। हे नहीं, जिसका डर था वही हुआ। वॉइडकुन नीचे झपट पड़ा। जमीन हिली और पत्थर धूल बिखर गए। घना धुआं झांग फैन की दृष्टि रोक रहा था। उसने होंठ घुमाए, चेहरे पर दुष्ट अहंकार था। आखिरकार सब खत्म हो गया। इस समय फिर से कुछ गड़बड़ थी। जहां शून्य खून ने प्रहार किया था वह जगह बहुत शांत थी। झांग फैन ने भ्रम में सूंघा। जहां वॉइड खून ने मारा था वह जगह गड्ढे में थी, लेकिन इस समय बड़े गड्ढे के नीचे कोई नहीं था। चेन यांग ने सोचा, अच्छा हुआ मैंने पहले ही चूहे के भोजन के कवच ले लिए थे। किन यांग ने समय पर अपनी ताकत से गड्ढा खोदकर सबको छिपने में मदद की, जिससे खुदाई की परेशानी बच गई। पिछला हमला डरावना नहीं था।
चेनमो ने दान शाओशियाओ को गले लगाया और गड्ढे में कूदते हुए मुस्कुराए, सौभाग्य से तुम मेरे साथ हो। शून्य कुन आकाश में उड़ता रहा, उसकी लाल आंखें डरावनी थीं। चेन यांग ने राहत की सांस ली। उसने संलैन उठाया और गड्ढे से बाहर आया। चेनमो ने डैन शाओशियाओ को गले लगाया और पीछे से कूद गया। चेन यांग ने वॉइड कुन की ओर देखा। हालांकि वह इस बार बच निकला, लेकिन इस तरह रहना समाधान नहीं था। इसे देखकर वह उपाय सोच रहा था। इतना बड़ा शरीर ताकत के साथ और लगातार ऊर्जा और रक्त को अवशोषित कर रहा था, जिससे यह मजबूत हो रहा था। उसने बहुत सोचा, पर समाधान नहीं मिला, जिससे चेन यांग चिढ़ गया। अब क्या करूं? इस समय चेनमो के कंधे पर डैन शाओशियाओ भी जाग गई। क्या हुआ? पहले उसकी नजर में आत्मा पशु शून्य खून आया, जिसने उसे चौंका दिया। जब तक उसे साफ नहीं देखा, दान शाओशियाओ इतनी डर गई कि उसने लगभग अपने माता पिता को बुला लिया। हे भगवान, आसमान में वह बड़ा आदमी क्या है? उसका चेहरा पीला हो गया। महारानी, ये बहुत खतरनाक है, चलिए जल्दी भागते हैं। कन्यांग सिरदर्द में था। क्या करे? दिमाग उलझा था। वह कुछ नहीं सोच पा रहा था। चेनमो दुविधा में थी। उसका चेहरा गहरा था। आखिरकार उसने दान शाओशियाओ को कंधे से उतारा और पास गई। चेन यांग को कुछ पता नहीं था। चेनमो ने उसे जोर से थप्पड़ मारा। इस अन्यायपूर्ण थप्पड़ ने चेन योंग को दर्द में मुस्कुराने पर मजबूर किया। वह नाराज और स्तब्ध था, कारण नहीं समझ सका। रेशम के कीड़े का प्यूपा चेन मो के हाथ में था। उसने चेन मो की ओर खाली नजरों से देखा और गुस्से में बोली, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे पार करना चाहते हो? मुझे याद है, तुम मुझे हराने के लिए लगातार अभ्यास करते थे। क्या थोड़ी कठिनाई से हिल गए हो? चेनमो की बातों ने चेन यांग को पुरानी यादें दिला दी। उसके सामने चित्र दिखे। वह स्तब्ध था और सोच में पड़ गया। एक पल की स्पष्टता के बाद कइन यांग को समझ आया कि क्या करना है और उसकी आंखें दृढ़ हो गईं। समझ गया। उसने और चेनमो ने आकाश में उड़ते वॉइड कुन की ओर देखा। अब उदास होने का समय नहीं था। उन्हें हल खोजना था। हाँ, लेकिन स्थिति अच्छी नहीं थी। चेन यांग ने माथे पर बल दिया। यह बहुत ताकतवर था और अब भी आकाश में उड़ रहा था। भले ही उसने एक्सट्रीम जंप का उपयोग किया, वह उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सका। विशाल वॉइड कुन अब भी उनकी परवाह नहीं कर रहा था। चिन योंग ने अफसोस में जीभ चटकाई। काश वह इतना बड़ा होता। चेनमो विचारों में खो गया। यह कठिन था। जब दोनों सोच में थे और हल नहीं मिल रहा था, तभी उसने दूर से डैन शाओशियाओ को देखा। चेन यांग हंस दी। हाँ, मेरे पास उपाय है। डैन शाओशियाओ को कुछ नहीं पता। झांग फैन ऊंचाई पर खड़ा था। उसने चेनमो और उनकी आकृतियों की ओर इशारा किया और वॉइड कुन को आदेश दिया। वह भावहीन था। जीवन या मृत्यु की परवाह किए बिना लोगों के समूह से निपटने के लिए माउंट ताई प्रेस का उपयोग जारी रखें। चूहे के भोजन के कवच से वॉइड कुन ने आदेश का पालन किया और घमंड से बढ़ा। जब विशाल व्हेल सबको कुचलने वाली थी, तो किन यांग घबरा गए और दान शाओशियाओ से चापलूसी करने लगे। जल्दी करो। डैन शाओशियाओ उलझन में थी। ये कीड़ा ऐसा कैसे सोच सकता है? उसने फटाफट अपनी आत्मा पशु को बुलाया। ग्रीन ग्रास स्पिरिट बुलाया गया और वह तेजी से बाहर आकर वॉइड कुन के सामने प्रकट हुआ। शून्य कुन ने चेनमो और अन्य को फिर से दबा दिया। झांग फैन ने धुएं को डरावने माहौल में देखा, आत्मविश्वास से भरे और बेफिक्र। इस समय एक बड़ी अजीब चीज तेजी से बढ़ी। झांग फैन ने हैरानी से देखा। क्या? चिन यांग ने अचानक झांग फैन का नाम लिया, जिससे वह चौंक गया। इस समय उसके सामने एक अजीब राक्षस था, जो वॉइड कुन जितना बड़ा था। चिन यांग ने चेताया, यह मत सोचो कि तुम्हारा आत्मा पशु बहुत महान है। चेनमो और डैन शाओशियाओ अजीब राक्षस के सिर पर खड़े थे। इस बार चेनमो ने 2 शाखाओं को कसकर पकड़ रखा था। राक्षस को नियंत्रित करते हुए उसे घूर रहे थे। चेन यांग ने कहा, अब हम बराबरी से लड़ सकते हैं। एक विशाल बेल की दीवार उभरी। किन यांग ने जमीन पर पड़े वॉइड कुन को देखकर हंसी। हा, वह विशाल बेल की दीवार पर खड़ा था, जिसे दान शाओशियाओ और ग्रीन ग्रास स्पिरिट ने मिलकर बनाया था। अब हम बराबरी से लड़ सकते हैं। झांग फैन चौंक गए। यह मामला वह सोच नहीं सका। यह कैसे संभव है? उनके पास यह शक्ति कैसे हो सकती है? डैन शाओशियाओ पास खड़ी थी। मुश्किल से बेल की दीवार को नियंत्रित करते हुए बोली, महारानी। उसने हाथ कसकर भींचे। ये मानवाकार बेल की दीवार। डैन शाओशियाओ का चेहरा पीला हो गया था। उसने दांत भींच लिए। पसीना बह रहा था और वह हाँफते हुए बोली, मैं ज्यादा देर नहीं टिक पाऊंगी। ग्रीन ग्रास स्पिरिट भी इसे संभाल नहीं पा रही थी। कराहते हुए हफ। किन यांग ने बेल को हिलते महसूस किया और घबरा गए। कर सकते हो? वृक्ष मानव भी डगमगा रहा था। डैन शाओशियाओ ने कहा, अगर कर सकते हो तो खुद कर लो। इस समय चेनमो ने दूर से वॉइड कुन को देखा। चेन यांग ने सबको तुरंत चेताया, ये आ रहा है, जल्दी करो, टकराएगा, हट जाओ। डैन शाओशियाओ ने अधीरता से कहा, चुप रहो। वॉइड कुन तेजी से बढ़ा और विशाल बेल की दीवार से टकराया। सौभाग्य से दान शाओशियाओ समय पर कूदकर बच गया। उसे गिरते देख किन यांग ने तुरंत मौके का फायदा उठाया। बढ़िया मौका है, इसे फौरन पकड़ो। दान शाओशियाओ ने गुस्से में कहा, मुझे तुम्हारे आदेश नहीं चाहिए। मानवाकार बेल की दीवार ने जल्दी से वॉइड कुन को पकड़कर कस लिया। डैन शाओशियाओ ने बहुत आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया, जिससे नाक से खून बहने लगा। उसने दांत भींचे रखा और खून बहता रहा। पास खड़ी महारानी चेनमो चिंतित थीं। शाओशियाओ अब सहन नहीं कर पाई। उसने सहारा देने की कोशिश की और अंततः मुंह से झाग के साथ बेहोश हो गई। शक्ति खोते ही मानवीय बेल की दीवार ढह गई। बेलें जल्दी विघटित हो गईं। चेनमो और उनका दल ऊंचाई से गिरा। चेन यांग को अफसोस हुआ। रखरखाव का समय कम था। उसने तुरंत कुछ किया। चेनमो, हमें इस पर हमला करने का मौका लेना होगा। उसने दांत भींचकर कहा। हाँ, दूर से। डैन शाओशियाओ ने दिल में चुपचाप प्रार्थना की। महारानी, आपको सफल होना होगा। चेनमो ने तलवार ऊंची उठाई, जो चमकती आध्यात्मिक शक्ति से घिरी थी। चेन यांग चिंतित था कि शून्य कुन जाग जाएगा और उसने आग्रह किया, जल्दी करो। चेनमो ने कहा, हाँ, और तेजी से नीचे दौड़ी। उसने पूरी ताकत से शून्य कुन के पास पहुंची। तलवार की नोक चमक उठी, अंतरिक्ष को चीरते हुए।
तलवार शून्य कुंड में घुस गई। चेनमो उसके शरीर पर खड़ी थी और उसे चोटिल नहीं देखा। तलवार से देर तक वार करने के बाद वह चौंकी। शरीर बहुत कठोर था। उसने दांत भींचे, फिर आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग कर जोर से वार किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जांग फैन ने देखा कि चेनमो वॉइड कुन को नहीं मार पाई और विजयी होकर हंसा। हाँ, तुम मेरी वॉइड कुन को इतनी कम ताकत से मारना चाहते हो, तुम खुद को बहुत समझते हो। उसने वॉइड कुन को कहा, निगल जाओ, उन्हें उनके घमंड का मूल्य चुकाने दो। उसकी आंखें लाल हो गईं और चेतना जागी। विशाल शरीर अचानक उछला और चेनमो को फेंक दिया। वॉइड कुन ने अपना बड़ा मुंह खोला जिसमें नुकीले दांत दिखे, जिससे चेनमो डर गया। फिर उसने चेनमो को काटा और निगल लिया। दान शाओशियाओ ने यह सब देखा। उसने मलबे पर हाथ टिकाया और घबराकर चिल्लाई, महारानी। उसके सामने विशाल व्हेल शून्य कुंड थी। उसकी आंखें लाल थीं। महारानी। जांग फैन ने उसे जमीन पर देखा और तिरस्कार से कहा, चिल्लाना बंद करो। उसने हाथ बांधे और घमंड से मुस्कुराई, तुम्हारी रानी वॉइड कुन की ऊर्जा में समा जाएगी। दूर युद्ध के कोने में गुएर एक टूटे स्तंभ के पीछे छिपी। उसके पास वह आकार बदलने वाली छिपकली थी जो हमेशा उसका पीछा करती थी। उसने धीमी आवाज में गाली दी, धत्त, क्या यह समूह अब नहीं टिक सकता? जांग फैन ने दूर से आकृति देखी और ग्वेर को आदेश दिया, जिससे ग्वेर कांप गई। आह हाँ, उसने गुस्से से देखा। तुमने कहा था कि राजा को मारने पर इनाम मिलेगा, पर कुछ हो क्यों नहीं रहा? गुएर खंभे के पीछे छिप गई, डरते हुए कि वह सिर पर हमला करेगा, और मजबूर हंसी के साथ बोली, हाँ, उन्हें पचाने में थोड़ा समय लग सकता है। उसकी सुंदर आंखें छिपकली की ओर देखीं और धीरे से कहा, जल्दी करो। सस सस। रूप बदलने वाली छिपकली ने तेजी से रक्त ऊर्जा को अवशोषित किया और उस पर नजर रखते हुए फुफकारा। जांग फैन ग्वेर के झूठे स्पष्टीकरण पर चुप थे। उसका चेहरा काला हो गया। फिर छोड़ो, पहले यहां सबको हल कर लें। नीचे के लोग यह सुनकर खाली दिखे। उन्होंने जल्दी से अपनी वफादारी जताई। घाटी के स्वामी, कृपया कुछ मत कीजिए, हम हमेशा आपके प्रति वफादार रहे हैं। जांग फैन का चेहरा भूत जैसा हो गया। उसने भीड़ की तरफ इशारा किया और ठंडे स्वर में कहा, तो अपनी वफादारी साबित करने के लिए नरक में जाओ। उसके पीछे शून्य कुंड तेजी से चमका और बढ़ा। भीड़ घबराई और शून्य कुंड के हमले से बचने को भागने लगी। ये खत्म, माफ करो। कुछ लोग देर से पछताते हैं। मुझे मियाओजोंग घाटी नहीं जाना था। वॉइड कुंड बुफे का मजा लेता, पर पहले अजीब बेलों का समूह उभरा और उसे रोक दिया। जांग फैन ने दृश्य देखकर भौहें चढ़ाईं और उलझन में पूछा, अजीब बेलें वॉइड कुंड को कसकर लिपट गईं। हमला करते हुए जब तक वह खून से लथपथ नहीं हो गया, वॉइड कुंड जमीन पर गिर पड़ा। रेत और धूल आकाश में उड़ने लगी। जांग फैन ने हाथों से रेत को ढका और जोर से चिल्लाया। वह अजीब तरह से नाखुश था। क्या हो रहा है? मेरा वॉइड कुंड ऐसा कैसे हो सकता है? इस समय वॉइड कुंड खून से लथपथ रेत पर पड़ा था। उसके चारों ओर अजीब बेलें थीं। चीजें स्पष्ट होने से पहले उसे एक और चोट लगी। एक आकृति कूदी। चेनमो हवा में घूमी और बोली, हाँ, यह हमारे लिए है। वह वॉइड कुंड के शरीर पर उतरी और नीली रोशनी से चमकती तलवार पकड़े रही। जांग फैन ने गुस्से में दांत कसे। क्या? चेनमो ने दोस्त की ओर देखा और मुस्कुराकर तारीफ की। हाँ, हरी घास की आत्मा, तुमने अच्छा किया। हरी घास की आत्मा ने 2 बार भौंका, फिर अजीब लगी। उसने भौंका और ऊपर कूदी, जिससे चेनमो ने हरी घास की आत्मा को बिना कुछ कहे बुलाया। नीचे डैन शाओशियाओ ने सिर उठाया और चिल्लाई, महारानी, ध्यान रखें, ग्रीन ग्रास स्पिरिट अपनी सीमा पर है। वह चिंतित होकर चेनमो की लड़ाई देख रही थी, याद दिलाते हुए, अब आप इस मछली को नहीं बांध सकते। चेनमो जल्दी से वॉइड कुंड के शरीर से बाहर आ गई। उन्होंने ग्रीन ग्रास स्पिरिट को गले लगाया और नीचे कूद गई। डैन शाओशियाओ लड़खड़ाते हुए आईं और चिंतित होकर बोली, महारानी। चेन यांग महारानी के पास खड़ा था। उसने दान शाओशियाओ की ओर देखा और कहा, यह खत्म, हमने फिश कुंड को अंदर से नष्ट कर दिया। यह हिल नहीं सकता। डैन शाओशियाओ सुनकर चौंक गई। सच में? बिल्कुल, यह सब आपके ग्रीन ग्रास स्पिरिट की वजह से है। उसने ग्रीन ग्रास स्पिरिट से कहा, आराम करो। हरी घास की आत्मा ने भौंकते हुए जवाब दिया और तुरंत आराम करने के लिए गायब हो गई। हवा में सफेद फुहारे तैरते रहे। दान शाओशियाओ दौड़कर आई और चेनमो की टांग पकड़ ली और उत्साहित होकर बोली, महारानी, आप कितनी शानदार थीं। चेनमो ने उत्साहित लड़की को हाथ से रोका और हकलाते हुए कहा कि वह बहुत पास आ रही है। जांग फैन, जो ऊंचाई पर था, ने स्थिति देखी और गुस्से में शाप दिया, धिक्कार है। उसने गुस्से में कहा, तुमने मेरे वॉइड कुंड को चोट कैसे पहुंचाई? उसके गुस्से भरे चेहरे को देखकर चिन योंग ने तिरस्कार से मुस्कुराया। फिर भी वह चेनमो और उसके दल के सामने दृढ़ता से खड़ा रहा। दुश्मन पर दया की जरूरत नहीं। जांग फैन इतना गुस्से में था कि कुछ कह नहीं सका। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अंत में उसने गुस्से में हंसते हुए चेहरा ढका और जोर से हंस पड़ा। चिन यांग को समझ नहीं आया कि यह आदमी क्यों पागल हो रहा था। फिर जांग फैन ने आंखें चौड़ी कीं और व्यंग्यात्मक नजर से देखा, इतनी जल्दी खुश मत हो। क्या आपको लगता है कि रक्त ऊर्जा श्रृंखला सिर्फ मेरे वॉइड कुंड की ताकत बढ़ा सकती है? इसका मुख्य काम पुनः प्राप्ति है, अनंत पुनः प्राप्ति। ऐसा लगा कि शून्य कुंड ने उसकी बात मानी और चल पड़ा। उसकी लाल आंखें चमक उठीं। जब तक इस चौराहे पर रक्त ऊर्जा खत्म नहीं हो जाती। देखकर कि किसी ने जांग फैन की अभिव्यक्ति नहीं देखी, वह गर्वित था। तुम मेरे वॉइड कुंड को नहीं हरा सकते। चेनमो और उनके साथी दृश्य देखकर हैरान थे। क्या? उसकी मुस्कान और भी गर्वित हो गई। शून्य कुंड, अब खड़े होने और उन्हें हल करने का समय आ गया है। शून्य कुंड ने पुकार सुनी। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसका बड़ा शरीर उड़ने को संघर्ष करने लगा। चेन यांग ने देखा और तुरंत चेनमो व डैन शाओशियाओ को निर्देश दिए, हे सुनो। चेनमो ने आक्रमण की मुद्रा बनाई, मानसिक रूप से तैयार होने के लिए। वॉइड कुंड की आंखें खून जैसी लाल हो गईं और आसपास की रक्त ऊर्जा और भयंकर हो गई।
लेकिन अचानक उसकी आंखें बुझ गईं, सिर्फ काले नेत्र गोलक रह गए। वह ऊंचाई से जमीन पर गिर पड़ा। झांग फैन ने सामने के दृश्य को खाली नजरों से देखा। डैन शाओशियाओ वॉयड कुन के गिरने के झटके से पीछे हट गए और हल्की कराह निकली। चेन यांग चेन मो की बाहों में था और सुरक्षित रहा। चेन मो ने चिंता में भौहें सिकोड़ लीं। रेत इतनी तेज उड़ रही थी कि वह आंखें नहीं खोल पा रही थी और उलझन में पूछा, क्या हो रहा है? गिर गया क्या? चेन यांग भी नहीं समझ सका। विशालकाय शरीर को धरती पर लेटा देखकर वह हंसने लगा। हाँ, मुझे समझ आ गया, ये तो नाटक कर रहा था। झांग फैन अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर सके। और क्यों? उन्होंने गुस्से में पूछा। मेरा वॉयड कुन ठीक क्यों नहीं हुआ? बहुत सारी रक्त ऊर्जा है। उसके पीछे खड़ा गुएर शैतानी मुस्कान के साथ मुस्कुराया, जिससे झांग फैन का ध्यान उसकी ओर गया। हाँ, उसने तिरस्कार से मुस्कुराया और खुशी से देखा। आपने रक्तमंडल के लाभ लिए, अब यह आपका शून्य कुन नहीं है। उसके पीछे चल रही थी रूप बदलने वाली छिपकली की घमंडी और सुंदर आकृति। वह खून की ऊर्जा से भरी फुफकार रही थी। झांग फैन ने उसे खाली नजरों से देखा। क्या? वह ऊंचाई पर खड़ा होकर उससे पूछता है, गुएर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? गुएर जोर से हंसी। हाँ, धोखा। उसने सिर झुका लिया। उसकी तेज आंखों में मुस्कान थी और गर्व से बोली, धोखा तो वही कहलाते हैं जो एक ही खेमे में होते हैं। और तुमने मुझे कब अपनाया था? झांग फैन उसकी बात सुनकर चौंक गया। गुएर ने अपनी बात जारी रखी। उसके शब्द ठंडे और शांत थे। आपकी नजरों में बस दुनिया पर राज करने की चाहत है। आप अपने अधीनस्थों के विचारों की परवाह नहीं करते, उनके जीवन और आत्मिक पशुओं को भी खर्च करने योग्य साधन मानते हैं। उनके चारों ओर झांग फैन के अधीनस्थों की लाशें थीं, खून से लथपथ। उसने सिर उठाया और शांत स्वर में पूछा, क्या तुम अब भी सोचते हो? उसकी आंखें तेज रोशनी से चमक रही थीं। गुएर ने हाथ कमर पर रखकर पूछा, क्या मैं तुम्हें धोखा दे रही हूं? झांग फैन कमजोर जगह पर चोटिल हुआ और चिल्लाया, तुम्हें क्या पता है? उसका चेहरा उदास था और कपड़े पेट की मांसपेशियों को दिखा रहे थे। इस दुनिया में जहां ताकतवर कमजोरों को खा जाते हैं, मैं मियाओ झोंग वैली को मजबूत नहीं होने देता। निश्चित रूप से इसे अन्य बड़े संप्रदाय नष्ट कर देंगे। उनके शब्दों से चेन मो और साथी चौंक गए। उनकी लाल आंखें चमक रही थीं, उसकी भौहें सिकुड़ी थीं। मियाओ झोंग वैली के मुखिया के रूप में मैं इसे नष्ट नहीं होने दूंगा। झांग फैन का मन उस दृश्य पर लौट आया। जब उसने जिम्मेदारी उठाई तो उसने कहा, जब तक मैं चुने हुए लोगों को नहीं मारता और इनाम नहीं लेता, मियाओ झोंग वैली को पुनर्जीवित करना बस समय की बात है। इन शब्दों को सुनकर चैन मो और साथी चुप हो गए। अचानक हंसी गूंज उठी। गुएर ने कमर पर हाथ रखकर हंस दी। हाँ। झांग फैन गुस्से में बोले, तुम क्यों हंस रहे हो? गुएर ने उसकी तरफ इशारा किया। उसकी अभिव्यक्ति ऐसे थी जैसे किसी मूर्ख को देख रही हो। क्या तुम अब भी मानते हो कि तुम उन चुने हुए लोगों की लड़ाई में भाग ले सकते हो? झांग फैन ने उसे उलझन में देखा, भौहें तान लीं। आपका मतलब? गुड़ ने रहस्यमय मुस्कान के साथ शांति से कहा, केवल चुने हुए ही इस लड़ाई में हिस्सा ले सकते हैं। उसने हाथ लहराया और आत्मविश्वास से कहा, मैं ही वह चुनी हुई हूं। कहते हुए वह आगे बढ़ी। झांग फैन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ जब उसने उसे देखा। युएयर ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, जाओ रूप बदलने वाली छिपकली। अचानक झनझनाहट की आवाज झांग फैन के कानों में गूंजी और रूप बदलने वाली छिपकली उसके पीछे आ गई। झांग फैन बाहर फेंका गया, ऊंची शहर की दीवार से गिरा, जमीन पर गिरने से फट गई। उसकी पीठ पत्थर की स्लैब पर लगी और उसने खून उगला। खांसी। उसकी आंखें काली हो गईं और वह बेहोश सा था। अंधकार में झांग फैन ने एक आवाज सुनी, झांग फैन, झांग फैन। फिर आवाज अचानक तेज हो गई, झांग फैन। नीले आकाश के नीचे झांग फैन अचानक जागा। उसके सामने उसके पिता थे। झांग वू ने कहा, क्या मैंने तुमसे घुड़सवारी का अभ्यास करने को नहीं कहा था? तुम लेटे क्यों हो? युवा झांग फैन ने अनमने होकर कहा, पिता। झांग वू ने गहरी भौहें चढ़ाते हुए जोर से कहा, जल्दी उठो। झांग फैन ने खुद को सहारा देकर बैठते हुए अपने पिता से उलझन में पूछा, लेकिन हमारे लिए क्या एक मजबूत आत्मा जानवर होना काफी नहीं है? खुद का अभ्यास करने का क्या फायदा? जियांग वू इतने गुस्से में थे कि उन्होंने बेटे के सिर पर मारा। बदमाश। ओह। झांग फैन ने सूजे सिर को ढक लिया। कितनी बार कहा है, खुद को मजबूत बनाकर ही आत्मा जानवर को बेहतर नियंत्रित कर सकते हैं। उसे मारने के बाद उसने फिर कहा, जल्दी से घुड़सवार मुद्रा का अभ्यास करो। झांग फैन को मानना पड़ा। वह हाथ आगे बढ़ाकर और घुटने मोड़कर घुड़सवार मुद्रा का अभ्यास कर रहा था। उसके पास उसका सख्त पिता देख रहा था और वह बस रो सकता था और अवज्ञा की हिम्मत नहीं कर सकता था। जियोंग वू ने बेटे की ओर देखा, ठुड्डी छूकर कहा, झांग फैन, आज तुम्हारा 20वां जन्मदिन है। उसकी खाली नजर देखकर उन्होंने कहा, मैं आत्मा पशु अनुबंध पर चर्चा करने आया हूं। ये कहते हुए उन्होंने मुट्ठी बढ़ाई और कहा, हाथ बढ़ाओ। उसने झांग फैन को सुनहरी आत्मा पशु दिया। वह युवा शून्य कुन था, जिसे कैकुन कहते हैं। यह तुम्हारे लिए है। झांग फैन ने जिज्ञासा और आश्चर्य से उसे देखा। छोटी गुलाबी भेल उसके हाथ में खुशी से तैर रही थी। यही है। झांग फैन ने आत्मा पशु लिया और पूछा, मछली? यह मेरा आत्मा पशु है। जियांग वू ने शांति से कहा, इसे कम मत समझो। इस आत्मा पशु को कैकुन कहते हैं। शुरू में इसकी शक्ति कमजोर होती है, लेकिन बढ़कर वॉयड कुन या ची वॉयड कुन बन सकता है। उन्होंने बेटे को निर्देश दिया, तो इसके बढ़ने से पहले आपको भी ताकतवर बनना होगा। झांग फैन ने छोटे वॉयड कुन को लिया और कहा, समझ गया। उसने इसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया और कहा, यह मेरा आत्मा पशु है। एक दृश्य तुरंत बदल गया, लेकिन जो हाथ कैकुन को छू रहे थे वे खून से सने थे। जियांग वू की घायल बांह को थामे वे बारिश में जमीन पर घुटनों के बल बैठा। गंभीर रूप से घायल जियांग वू ने झांग फैन से अपने अंतिम शब्द कहे, शियाओ फैन, मियाओ झोंग घाटी की आज की आपदा हमारी कमजोरी के कारण है। उन्होंने झांग फैन को एक छड़ी दी। उनके हाथ ढके थे। यह मियाओ जोंग घाटी का सांप सिर दंड है। मियाओ जोंग घाटी की विरासत आप पर है। झांग फैन ने आंसू भरी आंखों से चिंतित होकर कहा, पिता,
दूर से पीछा करने वाली भीड़ ने उन्हें घेर लिया और ढूंढ लिया। उन्होंने जल्दी संकेत दिया, मिल गए, वे उधर हैं। जियांग वू ने महसूस किया कि स्थिति ठीक नहीं है। उसने अनिच्छा से कहा कि काइकुन जल्दी शियाओ फैन को ले जाए। पीछे खड़ा काइकुन मान गया। झांग फैन ने महसूस किया कि स्थिति ठीक नहीं है। उसने पिता का हाथ कसकर पकड़ लिया और चिल्लाया, नहीं, मैं पिता के साथ लड़ना चाहता हूं। धड़ाम, तेज आवाज से पक्षी डरकर उड़ गए। जोंग वू ने गाली दी, कमीना, और एक हाथ से बच्चे को कैकुन की ओर धकेल दिया। झांग फैन को जोर से चोट लगी, वह कराह उठा। उसने बेटे की ओर देखा जो कैकुन को पकड़े था, दांत भींचकर कहा, इस मौके का फायदा उठाओ, जितना दूर भाग सकते हो भागो। कैकुन की आंखें आंसुओं से भरी थीं। उसे भी पता था कि यह आखिरी बार होगा जब वह जियांग वू को देखेगा। हम्फ, झांग फैन कराह उठा, वह खुलकर रोया। पिता, जियांग वू को पता था कि अब बहुत देर हो गई है, इसीलिए वह केवल अपने बेटे से कह सका, याद रखना कि कैकुन को अच्छी तरह से विकसित करना, केवल जब यह मजबूत होगा तभी मियाओ झोंग घाटी के पुनर्जीवित होने की संभावना है। यह कहकर उसने मुस्कुराते हुए अपने बेटे और कैकुन को जाते हुए देखा। पीछे के लोग पकड़ चुके थे। झांग फैन ने कैकुन को पीछे कसकर पकड़ा था। झांग वू गिर चुके थे। झांग फैन ने दर्द में मुड़कर चिल्लाया, पिता, यादें बिखरी, बस वास्तविकता रह गई। झांग फैन खड़ा हुआ, पैर पत्थर पर टिके। वह घायल था, घाव से खून टपक रहा था। उसने खड़े होकर ग्वेर का सामना किया। तो पहले जो कुछ भी आपने कहा वह सब झूठ था, है ना? झांग फैन ने उसकी ओर देखा और पूछा। अब उसमें वह अहंकार नहीं था जो शहर की दीवार पर था। ग्वेर ने हंसते हुए कहा, तो क्या हुआ अगर ऐसा है? झांग फैन गुस्से में थे, उनकी आंखों में क्रोध था। वह तलवार लेकर दौड़े। या तो तुम मरोगे या मैं बचूंगा, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। गुएर ने हमला नहीं किया, वह मुस्कुराया। रूप बदलने वाली छिपकली। रूप बदलने वाली छिपकली ने आदेश सुनकर अजीब फुफकार की। उसने हमला किया और अपनी पूंछ से झांग फैन को दूर फेंक दिया। टूटा शरीर पत्थर की स्लैब पर गिरा। फिर से उसे कई बार दूर फेंका गया। झांग फैन खून थूकते हुए करा उठा। उसकी आंखें काली हो गईं। पिता का विरोध नहीं कर सके। दृश्य धुंधला हुआ, खून का समुद्र बचा। झांग फैन गिर गया। ठंडी बारिश की बूंदें जमीन पर गिर रही थीं, ठंडक के साथ उसकी त्वचा में समा रही थीं। उसने सिर झुका लिया और निराशा में आंसू बह निकले। पिता, मुझे माफ करें। उसकी आंखों में अब अहंकार या क्रूरता नहीं थी। बुझी दीपक की तरह निराश होकर वह जमीन पर बैठा, घायल शरीर दीवार से टिका और अपने दिवंगत पिता से अंतिम बातें कर रहा था। मैं अब भी मियाओ जांग घाटी को नहीं संभाल सकता। अंत में उसकी दयनीय हालत देखकर गुएर हंसी। हाँ, उसने हाथ लहराया और कहा, आकार बदलने वाली छिपकली, बची हुई सारी रक्त ऊर्जा को ले लो। हाँ, छिपकली ने लालची मुंह खोला और युद्ध क्षेत्र की सारी रक्त ऊर्जा खींच ली। चेन यांग ने यह देखा। उसने घबराकर सबको तुरंत याद दिलाया, ये ठीक नहीं है। ये आदमी यहाँ की सारी रक्त ऊर्जा पर कब्जा करना चाहता है। दूर में आकार बदलने वाली छिपकली फुफकार रही थी, लालच से रक्त ऊर्जा खींच रही थी। हर दिशा से रक्त ऊर्जा उसकी ओर बह रही थी। वाह! घूमती रक्त ऊर्जा से हवा में खिंचाव हुआ। पत्थर भी उड़ गए और चेनमोव उनके साथ ही टिके रहने के लिए जूझ रहे थे। झांग फैन दीवार के सहारे बिना आत्मा के खोल की तरह झुके थे। रक्त लाल ऊर्जा डरावनी थी, जिसने जगह को लाल कर दिया था। रूप बदलने वाली छिपकली रक्त ऊर्जा से भरी थी। उसके चारों ओर और गुएर खून लाल ऊर्जा में लिपटे थे, जो डरावना था। उसने दांतों से भरा मुंह खोला, फुफकारा, और उसकी आंखें काली हो गईं। मेंढक की एक और जोड़ी आंखें उगाईं और वह पूरी तरह बड़ा हो गया। गुएर के होंठों पर मुस्कान थी और उसने तिरस्कार से कहा, अगला। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और मुस्कान और डरावनी हो गई। अब तुम्हारी बारी। चेन मो और उसके साथी उसकी खतरनाक उपस्थिति से सतर्क हो गए। चेन यांग को अचानक कुछ महसूस हुआ और उसने कहा, रुको, आपने कहा कि आप चुने गए हैं। क्या आप नंबर येंग हाई स्कूल के छात्र हैं? गुएर ने हल्के से मुस्कुराया। हे, कोई आश्चर्य नहीं कि आप मुझे याद नहीं कर सकते। उसकी आंखों में हत्यारी मंशा दिखने लगी। और कुछ कहने की जरूरत नहीं, वैसे भी वे सब मरने वाले हैं, जानने की आवश्यकता नहीं। ऐसा कहकर उसने आत्मा पशु को आदेश दिया, जाओ। रूप बदलने वाली छिपकली। चेन मो ने बिजली की तरह दौड़ते ड्रैगन को देखा और जल्दी से पुकारा, चेन यांग। चिन यांग ने समझ लिया। रूप बदलने वाली छिपकली तेजी से आई और जोर से जमीन पर गिरी। कंपन से डेन शाओशियाओ हिल गया। वू, चेनमो और किन यांग जल्दी से छुप गए। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। उसने पैरों पर जोर दिया और शांत स्वर में कहा, फ्यूजन। रूप बदलने वाली छिपकली ने उसे देखा और उसके मुंह से फुफकार की आवाज आ रही थी। यह चेनमो की ओर तेजी से दौड़ा। उसने जोर से चेताया, यह आ रहा है। रूप बदलने वाली छिपकली की 3 आंखें लाल चमकीं और उसने गर्जना की। चेन यांग ने चेनमो को चेताया, ये आ रहा है। छिपकली ने छलांग लगाई, पत्थर उड़ गए। धूल में बस छिपकली की विशाल आकृति और लाल पंख दिख रहे थे। चेनमो तुरंत उसके पंखों के पास आई। उसकी तलवार नीली रोशनी से चमक रही थी। चेन यांग ने कहा, अब हमारी बारी। चेनमो ने तलवार कसकर पकड़ी, ऊंचा उठाया और हमला करने को तैयार हुई। तभी छिपकली के पंजे ने जोरदार पकड़ बनाई। चेनमो ने उसे देखा और उसकी चाल धीमी हो गई। उसने अपनी तलवार से उसके पंजों को रोका। ताकतवर हमले ने चेनमो के लिए प्रतिरोध मुश्किल बना दिया। हम उसके मुंह से खून बहा। छिपकली और चेनमो की टक्कर से बड़ा विस्फोट हुआ। वह पीछे गिरी। डैन शाओशियाओ डर गई। घबराकर डैन शाओशियाओ चिंतित होकर दौड़ी और बोली, चेनमो, आप। महारानी। चेनमो ने उसे घूरा और चिल्लाई, पास मत आओ। तभी एक भयानक बड़ी आकृति अचानक डैन शाओशियाओ के पीछे आई। उसने डरकर पीछे देखा। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, रूप बदलने वाली छिपकली ने हमला कर दिया। दान शाओशियाओ को इतनी बुरी तरह मारा गया कि वह खून उगलने लगी। वह गिर गई। घाव से खून बहकर जमीन पर फैल गया। शेनमो ने चिंतित होकर उसका नाम पुकारा, शियाओ शियाओ। दान शाओशियाओ को निष्क्रिय देखकर
चेन मो ने गुस्से में दांत पीसे। तलवार को कसकर पकड़कर उसने कहा, अक्षम्य। तलवार की चमक के साथ वह ग्रेसफुली कूदी और छिपकली पर वार किया। चेन मो विशाल ड्रैगन का सामना कर रही थी जो उसके हथियार को हिला रहा था। उसने जोर से वार किया पर छिपकली नहीं मरी। क्या? चेन यांग ने शांत होकर कहा। घबराओ मत, ये बस साइड में हट गई। उसने कहा, हमला जारी रखो। चेन मो ने तलवार थामी और छिपकली की ओर तेजी से बढ़ी। वू शी ने तलवार लहराई और तेजी से वार की। लगातार हमले। तलवार की नोक सीधे रूप बदलने वाली छिपकली की गर्दन की ओर थी, पर वह उसे मार नहीं पाई। एक वार में छिपकली कभी इधर कभी उधर बच निकली। आखिर में यह चेन मो के पीछे उड़ गई। वह गुस्से में मुड़ी और उसे देखा। धत्त तेरी, ये बहुत तेजी से बचता है। रूप बदलने वाली छिपकली ने पंजे फैलाए और आह भरी। ऐसा लग रहा था जैसे वह लगभग ऊब चुका था। पीछे खड़ी गुएर ने अपने आत्मा पशु के बिल्ली चूहे के खेल को देखा और कहा, रूप बदलने वाली छिपकली, अब देर मत करो। उसकी आंखों में घमंड था और उसने ठंडे स्वर में कहा, जल्दी करो। रूप बदलने वाली छिपकली ने आदेश सुना और फुफकारा। उसकी लाल आंखों में अजीब चमक थी। रूप बदलने वाली छिपकली और भी क्रूर हो गई। सस। उसकी बड़ी पूंछ चेन मो की ओर झपटी। फुफकार। प्रतिक्रिया से पहले वह छिपकली की पूंछ में फंस गई। उसने अपनी पूंछ से चेन मो को दूर फेंक दिया। उसका शरीर जोर से पत्थर पर गिरा और वह दर्द से कराह उठी। चेन मो ने तुरंत पलटी मारी। उसके पैर मुड़ गए ताकि वह हमला रोक सके। चेन मो के सांस लेने से पहले रूप बदलने वाली छिपकली की आकृति तुरंत चेन मो के पास आई। उसने जोरदार हमला किया और चेन मो अपनी तलवार से उसके पंजों को रोक पाई और उसने देखा कि वह चेन मो का सामना कर रही थी। धमाके के साथ रूप बदलने वाली छिपकली के हमले से बड़ा विस्फोट हुआ। चेन मो उड़ा दी गई। उसका शरीर जोर से गिरा। हम। उसने हाथों से सहारा लेकर खुद को उठाया। चेन यांग ने पूछा, कैसी हो? चेन मो ने दांत भींच ली। मैं ठीक हूं। चेन यांग ने चिंतित होकर स्थिति का विश्लेषण किया। इस आदमी की गति और ताकत पहले से अधिक मजबूत हैं। जितना चेन मो ने सुना वह उतनी चुप हो गई और गुस्से से जल रही थी। चेन यांग ने कहा, अगर हम इस रक्तमंडल को नहीं तोड़ते तो आकार बदलने वाली छिपकली का बड़ा शरीर और उसके निर्देशित घूमती रक्त ऊर्जा को देखते हुए वह और मजबूत हो जाएगी। चेन यांग ने तुरंत भीड़ की ओर जोर से चिल्लाया, अरे तुम लोग भी मत छुपो। इस समय चेन मो ने दूर खड़े लोगों के समूह को देखा। किन यांग ने कहा, अगर आप दुश्मन से नहीं लड़ते तो अंत मृत्यु है। जीवित रहना है तो मेरे आदेश सुने। मियाओ झोंग घाटी के जिन लोगों का नाम लिया गया वे चौंक गए। गुएर असहज हो गईं। उन्होंने कहा, रूप बदलने वाली छिपकली, उन्हें बोलने का मौका मत दो। फुफकार। रूप बदलने वाली छिपकली ने आदेश सुना और उसका बड़ा शरीर तेजी से चेन मो की ओर दौड़ा। उस पर हमला करने की चाह में चेन यांग ने मियाओ झोंग घाटी के लोगों को जोर से याद दिलाया। समझ में आया? उन्होंने कहा, समझ लिया, हमें कवर करो। चेन यांग ने समूह को कहा, जी हाँ, चलो। बख्तरबंद विशाल छिपकली, इसे रोक दो। दो सिर वाला सफेद भेड़िया। ओ वू। विशाल भुजा किंग कॉन्ग गर्जना। उसी समय बख्तरबंद विशाल छिपकली, दो सिर वाला सफेद भेड़िया और विशाल भुजा किंग कॉन्ग एक साथ प्रकट हुए और हमला किया। आत्मा जानवरों का समूह छिपकली की ओर दौड़ा और जोरदार हमला किया। चेनमो ने भी कमजोरी नहीं दिखाई। चेन यांग ने कहा, चलो समय का फायदा उठाएं। हाँ। चेनमो ने हमला शुरू किया। वह सीधे गुयुएर की ओर दौड़ी। गुयुएर नहीं डरी और घमंड से अपने हाथ कमर पर रखे। तो तुम पहले चोर को पकड़ना चाहते हो? दुर्भाग्य से। उसने उंगलियां चटकाई और कहा, अब मैं मियाओ जोंग घाटी की स्वामी हूं। मियाओ जोंग घाटी के लोग तुरंत उसे घेर कर चिल्लाए, पवित्र कन्या की रक्षा करो। मूर्ख, वह नई घाटी की स्वामी है। उसने चेनमो की ओर इशारा किया। चेहरे पर घमंड और धमकी थी। जब रूप बदलने वाली छिपकली इन्हें हटा देगी तब तुम्हारी मौत होगी। चेनमो नहीं डरी और तीर की तरह आगे बढ़ी। होंठों पर मुस्कान के साथ कहा, दुर्भाग्य से मेरा लक्ष्य तुम नहीं हो। हम। जब वह समझ नहीं पाई तो चेनमो थोड़ी दूर रुक गए। क्या यह स्थिति ठीक है? चेन यांग ने सहमति दी। करो। चेनमो बोले, जाओ। चेन यांग मियाओ जोंग वैली की भीड़ की ओर बढ़े, गुयुएर की रक्षा करते हुए। ये उड़ रहा है, इसे रोकें। कूदो। वह अचानक उछला। सब हैरान रह गए, बिना समझे कि क्या हो रहा है। चिन यांग बेफिक्र दौड़ा, जोर से हंसते हुए। हाँ, यह मेरा लक्ष्य है। वह वॉइड कून की ओर बढ़ा। चिन यांग ने मुंह खोला और निगल लिया। गुड़ ने सिर घुमाया, पूछा, क्या? उसने नहीं सोचा था कि वे ऐसा करेंगे। दांत पीसते हुए उन्होंने सच में इस समय का फायदा उठाया। मेजबान को बधाई कि उसने वॉइड कून का हिस्सा निगल लिया। स्तर 10 बढ़ गया। मेजबान को बधाई कि उसने वॉइड कून का हिस्सा निगलकर अपनी शक्ति 11 स्तर तक बढ़ाई। मेजबान को बधाई कि उसने वॉइड कून का हिस्सा निगलकर अपनी शक्ति 12 स्तर तक बढ़ाई। सिस्टम पैनल स्तर 12, ताकत 42, रक्षा 65, गति 36, मानसिक शक्ति 12, कौशल सीमा कूद, फ्यूजन फिक्स्ड स्किल दिखाता है। जब किन योंग ने इन मूल्यों को देखा तो उनकी आंखें खुशी से चमक उठीं। कुछ खाने से ही इतना बढ़ गया। शून्य कुन की ऊर्जा सच में अद्भुत है। गुएर ने गुस्से में कहा, कीड़े को मारो। लोग झपट पड़े। हाँ, जाओ। धरती मकड़ी, मारो। विशाल कीचड़। 2 आत्मा जानवर एक साथ प्रकट हुए और किन यांग पर हमला किया। दोनों आत्मा जानवरों को आते देख चेन यांग ने सावधानी से प्रतिक्रिया दी। मैं उछला। वह तेजी से दौड़ा, जिससे दोनों आत्मा जानवर व्यर्थ झपटे। वह तेजी से चेन मो की ओर कूदा। उसने उसे चिंता में पकड़ा। चेन यांग ने मुस्कुराकर कहा, मैं ठीक हूं। होस्ट के पास 9 विशेषता अंक आवंटित करने के लिए हैं। क्या आप उनका उपयोग करना चाहेंगे? सूचना सुनकर चेन यांग ने बस ओह कहा और ज्यादा हैरान नहीं हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए आदेश दिया, सारी ताकत और गति बढ़ा दो। समझ गया।
सिस्टम पैनल अपडेट करें। जाति क्यू यांग लेवल 12, ताकत 42, रक्षा 65, गति 45, मानसिक शक्ति 12, कौशल सीमा कूद, फ्यूजन फिक्स्ड कौशल। चेन मो ने चेन यांग को गले लगाया और नीली रोशनी ने उन्हें घेर लिया। उसने मुस्कुराकर गले लगाया। अगला अंतिम युद्ध है, संलयन। प्रकाश और भी चमका और चेन मो का शरीर नए कवच से ढक गया। शक्ति बढ़ी और नीली बिजली चमकी, नई शक्ति समाहित हुई। चेन मो अलग मुद्रा में प्रकट हुई, उसका शरीर धूसर नीले कवच से ढका था। इस बदलाव को देखकर ग्वेर ध्यान दिए बिना नहीं रह सका। विशाल मर चुकी खून जैसी लाल आंखें प्रतिद्वंद्वी को घूर रही थीं। चेन मो ने इसका सामना किया, अद्भुत घातक इरादे से। तुमने यांग को चोट कैसे पहुंचाई? उसने तलवार पकड़ी और विशाल मिट्टी के छू को देखा। अक्षम्य। विशाल मिट्टी का छू तेजी से भागा। चेन मो तेजी से बच गई। वह हवा में उड़ी और विशाल मिट्टी के छू के पीछे गई। उसने घुमाव लिया और तीर की तरह गुएर की ओर बढ़ी। चेन योंग चिल्लाया, नरक में जाओ। चेन मो भी ऊपर आई और तलवार नीचे घुमाई। तलवार झुकी और जमीन फट गई। एक आवाज आई और धुएं में चेन मो ने देखा। गु युएर ने पैर उठाया और चेन मो के पास आई। उसने एक किक मारी और चेन मो की सेना को लात मारी। यह किक चेन मो को दूर ले गई और उसका शरीर कई कदम पीछे हट गया। चेन मो ने घुटनों को मोड़ा और रुककर ताकत इकट्ठा करने लगी। चेन यांग ने चिंतित होकर पूछा, क्या हो रहा है? उसकी ताकत इतनी ज्यादा कैसे है? चेन मो ने संदेह से कहा। गुड़ ने शैतानी मुस्कान के साथ उंगलियां चटकाईं और धीरे धीरे आगे बढ़ी। हाँ, क्या आप चौंक गए? उसके चारों ओर लाल रक्त ऊर्जा उभरी और चेहरे पर गर्वित मुस्कान आई। उसने गर्व से कहा, यह सिर्फ मेरी आत्मा पशु नहीं है जो महान मंडल की शक्ति को अवशोषित कर सकता है। गुड़ ने हाथ मोड़े और चेन मो को देखते हुए कहा, मेरी आत्मा पशु ही नहीं, मैं भी महान मंडल की शक्ति को अवशोषित कर सकता हूं। यह कहते ही वह गायब हो गई और सीधे आगे बढ़ी। चेन यांग ने चेन मो को चेताया, वह आ रही है। चेन मो ने आंखें चौड़ी कीं और सतर्क हो गई। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, वह तुरंत सामने आ गई और नीली और लाल ऊर्जा टकराईं। दोनों आगे पीछे होते रहे। तुम आगे बढ़े और मैं पीछे हटा। गुएर की गति इतनी तेज थी कि चेन मो मुश्किल से तलवार रोक पाई। चेन मो ने झुककर बचाव किया। उसकी गति ने उसे चौंका दिया। चेन मो ने हार नहीं मानी और तलवार चलाई, लेकिन गुएर ने बचाव किया और तलवार जमीन पर लगी, जिससे जमीन फट गई। चेन यांग ने स्थिति देखी और मन में गाली दी, थत्तेरे की, उसकी चालें बहुत तेज हैं। गुएर ने विजयी हंसी। वह दौड़ी, चेहरे पर गर्व था। खेल खत्म होना चाहिए। रूप बदलने वाली छिपकली ने हवा में दहाड़ लगाई। चेन यांग चिंतित होकर चिल्लाया, सावधान, आपके सिर के ऊपर। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। रूप बदलने वाली छिपकली आसमान से चेन मो की ओर तेजी से आई। उसके चारों ओर आग की लपटें थीं और दबाव भारी था। चेन मो अचानक पीछे कूदी और हमले से बच गई। चारों ओर कंकड़ बिखर गए। कवच, बैकगार्ड, ढाल और क्षति घटाने के लिए कवच उसके हाथ में था। इस समय चेन मो का चेहरा पसीने से भरा था। उसने दांत भींचे और चेन यांग उसके शरीर में समा गया। भीतर ही भीतर शाप दिया, यह सच में घृणित है। वह अब भी इसे टाल नहीं पा रही। दृश्य निराशाजनक था। लाशें बिखरी थीं और अंग दूर तक फैले थे। जांग फैन शून्य में झुके थे। कुन, जो पहले से स्थिर थे, कोई रास्ता नहीं। उसने सिर झुका लिया, शरीर खून से लथपथ। चेन मो नकली बारिश में खड़ा था। गुएर ने चेन मो को देखा, जो संभलने की कोशिश कर रही थी, और कहा, रूप बदलने वाली छिपकली, मिलकर सामना करें। वह चेन मो की ओर आत्मसंतोषी नजर से दौड़ी। रूप बदलने वाली छिपकली ने आदेश सुना और उसका शरीर ऊपर उछला। सस। चेन मो ने ध्यान से अपने गुरुत्वाकर्षण केंद्र को कम किया, रक्षात्मक मुद्रा अपनाई और गुएर व रूप बदलने वाली छिपकली का सामना किया। बूम। भारी प्रभाव से कंकड़ उड़ गए। फुफकार। रूप बदलने वाली छिपकली के बड़े पंजे चेन मो के चेहरे की ओर बढ़े और एक पंजा जमीन पर पकड़ बना लिया। चेन मो ने समय पर कूदकर बचाव किया। उसने भौहें चढ़ाईं और तलवार को झटका दिया। चमकती तलवार की रोशनी पास थी और छिपकली झटके में बच गई। तलवार की रोशनी हवा में कट गई और चेन मो के सामने सिर्फ छिपकली की छवि थी। चेन यांग ने चेन मो के माध्यम से यह दृश्य देखा और चौंक गए, गायब हो गया। जब वह संदेह में थी, गुयुएर धुंधले धुएं से बाहर आई, गर्वित मुस्कान के साथ दिखाई दी और तेजी से बढ़ी। तुम कहां देख रही हो? कहां? ओह, उसने चेन मो को मुक्का मारा, उसे जमीन पर गिरा दिया। अचानक हमले से चेन मो गिर गई। उसी समय रूप बदलने वाली छिपकली ने उड़कर अपने पंजों से चेन मो पर वार किया। आह! इस ताकत से चेन मो पत्थरों के ढेर में गिरी। वह जमीन पर लुढ़की और उसका शरीर मलबे से टकरा गया। खांसी। चेन मो ने खून थूका और कांपते हुए खुद को जमीन पर संभाला। चेन यांग ने चिंतित होकर कहा, जागो। चेन मो कांप रही थी, उसमें ताकत नहीं थी। गुड़ उसके सामने खड़ी थी, हाथ कमर पर और बगल में बड़े पंख फैलाए छिपकली थी। ताकतवर। मुझे नहीं लगा था कि यह व्यक्ति इतना प्रभावशाली होगा। उसके चेहरे पर व्यंग्य भरी मुस्कान थी। यह सच में मेरे सामने था। तो शर्मिंदगी से उसने तलवार की मूठ पर पैर मारा और तलवार उठा ली। जल्दी से तलवार पकड़कर उसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलका। उसने आत्मविश्वास से कहा, राजा की चयन का इनाम मेरा है। हे, अरे! वह आगे बढ़ी और जमीन पर पड़े हुए चेन मो की ओर बढ़ी। राजा की चयन का इनाम मेरा है। इस क्षण किन यांग ने संलयन को मुक्त किया और चेन मो के शरीर से बाहर आ गया। छोटा शरीर गंभीरता से खड़ा हुआ और बोला, चेन मो को चोट मत पहुंचाओ। गुड़ कैसा व्यक्ति होगा जो सहनशील होगा? वह। उसने पैर पटके और बढ़ी। हारने वालों को अपनी किस्मत माननी चाहिए। उसने तलवार उठाई और लहराई। आग की लपटें चमकी, डरावनी। चेन यांग नहीं हिले। उन्होंने दांत भींचे और खड़े रहे ताकि गु युएर चेन मो पर हमला न कर सके।
तभी दूर से बड़ा प्रकाश चमका। रोशनी ने किन यांग और गुड़ का ध्यान खींचा। इससे पहले कि वे समझ पाते, वह रोशनी अचानक फटी, जिससे गुड़, चेन मो और चेन यांग बाहर उड़ गए। आह! गैर ने तलवार से जमीन का सहारा लिया ताकि स्थिर रह सके। अफसोस, वह पलटी नहीं। हाँ, चिन यांग की हालत भी ठीक नहीं थी। वह और चेन मो चक्कर खाकर गिर पड़े। यह है। गैर ने सामने के दृश्य को देखा। वॉइड कुन। उसके सामने वॉइड कुन का बड़ा शरीर था, जो पहले स्थिर था। उसका शरीर चमक रहा था, पूंछ हिला रहा था और हवा में तैर रहा था। चारों ओर रंगीन रोशनी से घिरा हुआ था। दृश्य देखकर गुएर ने पूछा, वॉइड कुन मरा नहीं है? ये हमें रोकने क्यों आया? वॉइड कुन का शरीर अजीब रोशनी छोड़ रहा था, जो और असामान्य हो रहा था। मियाओजोंग घाटी के लोग उसके पास खड़े होकर चकित थे। नहीं, ये वॉइड कुन नहीं, रेनबो है। शून्य कुन बढ़ रहा है। उसका शरीर धीरे धीरे बड़ा हुआ और सफेद से रंगीन हो गया। क्या? गुड़ उसके बदलते शरीर को देखकर चौंक गए। मैं इसे नहीं मानता। दूर से एक आकृति धीरे धीरे आई। गुयुएर ने आवाज सुनी और मुड़कर देखा। मियाओजोंग वैली किसी और के हाथ में नहीं जानी चाहिए। इस वक्त जांग फैन धीरे धीरे फटे हाल आए। एक आंख नहीं खुल रही थी और शरीर घावों से भरा था। चेनमो ने गुयुएर और जांग फैन के टकराव को देखा और शुक्र मनाया। सच में। चेन यांग उसकी बात से पूरी तरह सहमत नहीं थे। क्या? ये तो बस कुत्तों का झगड़ा है। ग्वेर ने उसकी स्थिति को देखकर गुस्से में कहा, क्या तुम पूरी तरह से पागल हो गए हो? तुमने जबरदस्ती रक्त ऊर्जा का उपयोग करके वॉइड कुन को विकसित होने दिया है। क्या तुम्हें इसके परिणाम पता है? जांग फैन ने परवाह नहीं की। वह मुस्कुराया। उसका चेहरा शांत था। हाँ, मुझे पता है, यह मौत है। यह कहते हुए उसने गुएर की ओर इशारा किया और गुस्से में कहा, तुमने मुझे सब कुछ खोने पर मजबूर किया। अच्छा समय बिताने का सोचना मत। रेनबो वॉइड खून, उसे खत्म करो। रेनबो वॉइड खून ने आदेश सुना और रंगीन शरीर गरजते दौड़ा। उसकी चीख तेज थी और पृष्ठीय पंख छोटे पंखों में बदल गए। वह तेजी से खड़े गुएर की ओर दौड़ा। इंद्रधनुषी शून्य कुन उसे दौड़ते देख रहा था। गुएर ने बगल में खड़े स्तब्ध कमर पर चिल्लाया, तुम लोग क्या कर रहे हो? सब आगे बढ़ो। लेकिन इस समय कौन उस भयानक प्राणी का सामना करना चाहेगा? सभी एक के बाद एक भाग गए। मैंने अभी तक पर्याप्त जीवन नहीं जिया है। इंद्रधनुषी शून्य कुन को हराना कैसे संभव है? भागो। गुएर इतनी गुस्से में थी कि वह मरने वाली थी और दांत पीसते हुए बोली, तुम सब बेकार हो। कोई उपाय नहीं था। वह सिर्फ अपनी आत्मा को बुला सकती थी। जानवर, रूप बदलो। फुफकार! छिपकली ने आदेश सुना और दौड़ी। वह सामने रोकने के लिए दौड़ी और उसका शरीर रेनबो वॉइड खून के सिर से लिपट गया। शक्तिशाली बल चकाचौंध कर रहा था और रूप बदलने वाली छिपकली इसका विरोध नहीं कर पाई। आखिरकार वह जमीन पर गिरी, जिससे जोरदार कंपन हुआ। विस्फोट के असर ने जमीन को तोड़ दिया। पास खड़ा चेन मो विस्फोट की ताकत से उछल गया। आह! गुयुएर विस्फोट से प्रभावित हुई और उसे बचाव के लिए रक्षात्मक मुद्रा लेनी पड़ी। हे! विस्फोट से उसका शरीर पीछे धकेला गया, पर वह मजबूती से खड़ी रही। रूप बदलने वाली छिपकली पर हमला हुआ और वह गिर पड़ी। वह घायल हो गई, जमीन पर लौटने लगी और फिर हिलना बंद कर दिया। सिसकारी। उसकी कराह सुनकर गुएर ने चिंतित होकर पुकारा, रूप बदलने वाली छिपकली। हाँ हाँ। जांग फैन जोर से हंसे। हंसते हंसते उनके मुंह से खून आ गया। उन्होंने दर्द सहा और आकाश में रेनबो वॉइड खून को आदेश दिया। हाँ, सही। रेनबो वॉइड खून, जल्दी सबको खत्म करो। रेनबो वॉइड खून ने आदेश माना। उसने मुंह में ऊर्जा गेंद बनाई। शक्ति भयानक थी। ऊर्जा गेंद धीरे धीरे बढ़ रही थी, हमला करने को तैयार, जमीन पर सबको मारने के लिए। रूपांतरण छिपकली, जल्दी उठो। गुएर ने आत्मा पशु को चिंतित होकर हिलाया। उसका दुखद रूप देख दिल टूट गया। मैंने तुम्हें सारी बची रक्त ऊर्जा दे दी है। उसने आकाश में बढ़ती ऊर्जा गेंद की ओर देखा और चिंता किए बिना नहीं रह सकी। इस विस्फोट से पूरे चौक में सभी लोग मर जाएंगे। हाँ। जांग फैन ने मुस्कुराते हुए खुशी से आदेश दिया कि मियाओ जोंग वैली के साथ सबको दफन कर दो। ऊर्जा गेंद तैयार थी। इसका आकार रेनबो वॉइड खून से भी बड़ा था, जो पूरे आकाश को ढक रहा था। नीचे के लोग यह दृश्य देखकर डर से कांप उठे। सब खत्म, अब बचने का कोई रास्ता नहीं। इस बार रेनबो वॉइड खून ने ऊर्जा गेंद सीधे गिराई। दबाव बहुत था। भयानक शक्ति करीब आते देख चेन यांग खुद को कोस नहीं सके। घृणित, उसने चूहे जैसा कवच बनाया और चेनमो से कहा, जल्दी छिपो। अब हम बस इस धमाके को रोक सकते हैं। चेनमो ने उसे देखा। चेन यांग। उसने उसे मजबूती और चिंता से गले लगाया। इस समय किसी का साथ होना कितना अच्छा। इस गले से चेन यांग चौंक गया। दबाव करीब आते ही वह सतर्क हो गया। यह आ रहा है। धमाका। भयानक ऊर्जा गेंद जमीन पर गिरी। बड़े विस्फोट के साथ कंकड़ बिखर गए। हा हा हा। जांग फैन ने विस्फोट की चमकती रोशनी देखी और विजय में हंस दी। हा हा। विस्फोट के बाद का प्रभाव अद्भुत था। दबाव धीरे धीरे पास आया, जांग फैन के शरीर को घेरते हुए। दूर से आप देख सकते थे कि विस्फोट कितना भयानक था। विशाल शक्ति एक चमकदार ऊर्जा स्तंभ के रूप में ऊंचाई तक उठ रही थी। थोड़ी देर बाद बल घटा और आकाश में छोटे प्रकाश बिंदु रह गए। विस्फोट ने जमीन में बड़ा गड्ढा कर दिया। झटके के बाद जमीन पर चूहे के आकार का कवच धुंधला दिखा। चेन यांग और चेन मो सुरक्षित थे। उसने पूछा, हाँ, सब ठीक है? गुयू ने भी खाली मन से पूछा। क्या यह सिर्फ एक झलक थी? जांग फैन ने सामने के शांत दृश्य को खाली नजरों से देखा और स्तब्ध रह गए। डोंग। एक बड़ी वस्तु जमीन पर गिरी। इस समय रेनबो वॉइड खून की सारी ताकत खत्म हो गई थी और वह जमीन पर थका पड़ा था। जांग फैन ने दूर खड़े सूखे रेनबो वॉइड खून को देखा और गुस्सा किया।
यह क्या हो रहा है, इसने आत्मविनाश क्यों नहीं किया? किन यांग ने दृश्य देखा और कहा। जाहिर है उसने रूप बदलने वाली छिपकली को हराते वक्त अपनी सारी ताकत खत्म कर दी थी। इन शब्दों से झांग फैन चौंक गया। क्या? वह गुस्से से कांप रहा था। बाल सफेद हो गए थे क्योंकि उसने जबरदस्ती वॉइड कून को निगल लिया और रेनबो वॉइड कून बन गया। उसने गुस्से में दोनों हाथों से रेनबो वॉइड कून के शरीर को पीटा। झांग फैन एक असहाय बच्चे की तरह था और बस गुस्सा निकाल सकता था। अगर तुमने थोड़ी देर और धैर्य रखा होता तो सबको मेरे साथ दफन कर सकते थे। गुस्सा निकालने के बाद उसकी आंखें फिर से अंधेरी और हत्या की भावना से भर गईं। झांग फैन ने दूर खड़े गुएर की ओर देखा जो खाली खड़ा था। उसके हाथ रक्त ऊर्जा से भरे थे। सांप के सिर वाले दंड को बुलाकर उसने उसे कसकर पकड़ा और सफेद बालों के साथ धीरे बढ़ा। बस तुम। झांग फैन ने दांत पीसते हुए सांप के स्टाफ का सिर खोला जिससे तेज ब्लेड दिखा। मरना होगा, यह कहते हुए वह गुएर की ओर दौड़ा जो तलवार के साथ छिपकली के पास बैठा था। झांग फैन तेजी से बढ़ा, चेहरे पर गुस्सा। सिर्फ तुम्हें मरना है। गुएर उसकी उपस्थिति से हैरान था। उसने सोचा था कि खून होगा, किसे पता था। वह दौड़ा, ठोकर खाई और गुयुएर के सामने गिर पड़ा जो शैप शिफ्टिंग छिपकली पकड़े थी। उसके हाथ से सांप की छड़ी भी जड़ता में उड़ गई। गुयुएर जो बच गई थी अब भी स्तब्ध थी। पास खड़े चेनमो और किन यांग नहीं जानते थे क्या कहें। झांग फैन कीचड़ में लथपथ था। उसने दांत पीसे, नफरत से भरा। इंद्रधनुषी वॉइड कुन को देख रहे थे जो जीवन शक्ति खो बैठा था और दूर जमीन पर पड़ा था। वे यादें, वे दिन जब उसने पहली बार छोटे वॉइड कुन को पाया था। वे दिन जब उसने उसे दुश्मनों से बचाया था। वे दिन जब उसके पिता ने उसे बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। ठंडी बारिश में कांपते हुए उसने दोनों हाथ कसकर पकड़े रोया। उसके हाथ कांपने लगे और अंत में झांग फैन ने अपने हाथ नीचे कर लिए। बारिश में वह ठंडा और अकेला था। उसके लिए न गुस्सा था न दया। गुएर दूर बैठी देख रही थी, खुद से मियाओ झोंग घाटी की विरासत बड़बड़ाते हुए। उसने हथियार कसकर पकड़ा, सिर उठाया और मुस्कुराई। मैं तुम्हारी जगह लूंगी। चेन यांग और चेनमो दूर खड़े बोले, मुझे लगता है कि तुम्हें यह लेने का मौका नहीं मिलेगा। वह चेनमो के सामने खड़ा होकर बोला, चलो पुराने नए हिसाब निपटा लें। गुयुएर चुपचाप देखती रही। अंततः उसने सिर हिलाया और मुस्कुराई। जब उन्हें लगा कि वे एक यादगार लड़ाई करेंगे, गुएर ने झांग फैन का सांप का डंडा उठा लिया। छोड़ो, मैं नहीं लड़ूंगी। चेन यांग ने उसे ध्यान से देखा, बिल्कुल ढीला नहीं पड़ा। अब तुम क्या चाल चल रहे हो? गुयुएर ने बेहोश पड़ी छिपकली की ओर इशारा कर कहा, तुम बहुत सोचते हो। रक्त ऊर्जा खत्म हो गई है। मेरी रूप बदलने वाली छिपकली अब नहीं लड़ सकती। मरने से हार मानना बेहतर है। ऐसा कहते हुए उसने थकी गर्दन सहलाई और ठंडी बारिश पर आह भरी। हाय, अफसोस है कि मैं इस दुनिया में आई, फिर भी तुम्हें हरा नहीं सकती। चेनमो जो पास में थी ने उसकी बात सुनकर चौंक कर पूछा, तो क्या तुम भी नंबर 1 हाई स्कूल की छात्रा हो? गुयुएर ने तिरस्कार से कहा। क्या यह सवाल है? चेनमो को याद नहीं आया कि यह सहपाठी कौन है, लेकिन मुझे कोई सहपाठी जिसका नाम गुयुएर हो याद नहीं है। चेन योंग को भी कोई याद नहीं था। मुझे भी कोई याद नहीं। गुएर ने उनकी ओर देखा और धीरे धीरे बताया, बिल्कुल, आपको कोई याद नहीं होगा। गर्व से भरी आंखें अब खुल गई हैं क्योंकि मेरा असली नाम हु क्योंकि है। स्कूल के दिन धीरे धीरे गुयुएर की यादों में बहने लगे। उस दिन नंबर 1 हाई स्कूल में गुएर तब भी हु की थी जो रोज स्कूल जाती थी। पीछे से एक आवाज आई, अरे कमवार। गुएर ने मोटे चश्मे पहने थे। पीछे नींबू रंग के छोटे बालों वाली लड़की थी, उंगली उठाकर डांट रही थी, क्या तुम हमें देखकर नमस्ते नहीं करती? गुएर ने जल्दी से सिर झुकाया और सामने खड़ी बड़ी बहनों से माफी मांगी। माफ कर दो, माफ कर दो, मैंने देखा नहीं। गुलाबी बालों वाली लड़की ने सुना, पास आई और कॉलर पकड़कर बोली, क्या तुम कह रही हो कि हम तुम्हें नहीं दिखते क्या? गुएर डर गई। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। उसने मन में चुपके से गाली दी। कितनी बदकिस्मती है, मैं उनसे फिर मिल गई। गुलाबी बालों वाली लड़की के पीछे चल रहे छोटे भाई भी मजे में शामिल हो गए, जिनकी आंखों पर लाल आई शैडो था। वह सभ्य नहीं लगती। उससे बकवास बंद करो, जल्दी पैसे निकलवाओ। गुलाबी बालों वाली लड़की ने गुएर की कॉलर पकड़कर धमकाया। क्या सुना आपने? इस हफ्ते का सुरक्षा शुल्क नहीं दिया। उसकी बातों से गुएर को ठंडे पसीने आ गए। वह हकलाते हुए बोली, मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं। गुलाबी बालों वाली लड़की ने सुना और गुएर को जमीन पर पटक दिया, जिससे उसे चोट लगी और वह चिल्ला उठी। लगता है तुम अब भी विरोध करना चाहती हो। गुंडों की बड़ी बहनों का एक समूह गुएर के सामने राक्षसों की तरह खड़ा था, मुस्कुराते हुए उसे सबक सिखा रहे थे ताकि वह याद रखे। गुएर कांप गई और सबसे बोली, मुझे मत मारो। उसने दांत भींचकर उन लड़कियों की ओर गुस्से से देखा जिन्होंने उसे तंग किया था। क्यों? मैं हमेशा ऐसी चीजों का सामना क्यों करती हूँ? क्या यह इसलिए है क्योंकि मैं साधारण हूँ? उसने आंसू बहाए। क्या आप किसी को इसलिए तंग कर सकते हैं क्योंकि वे अच्छे नहीं दिखते? तभी दूर से आवाज आई, 2 तीर उड़ते हुए आ रहे हैं, जल्दी बचो। गुलाबी बालों वाली लड़की ने आवाज सुनी, सिर घुमाया और पूछा, कौन चिल्ला रहा है? जैसे ही उसने सिर घुमाया, वह और छोटे भाई के भूरे बालों के साथ दुर्भाग्यवश तीरों से माथे पर चोटिल हो गए और खून बहा। उसने खून बहते माथे को दर्द में पकड़ा और चिल्लाई, किसने तीर फेंके? जिन यांग के हाथ में 3 तीर थे और वह दूर से चलते आए, अपनी गलती पर शर्मिंदा होते हुए। माफ करें, मेरा हाथ फिसल गया। उसने उसे गुस्से में तीर पकड़ते देखा और डांटा, बच्चे, मौत को बुला रहे हो? इससे पहले कि वह हिसाब चुकता कर पाती, गुलाबी बालों वाली लड़की के कंधे पर एक और तीर लग गया, जिससे खून बहने लगा। वह जोर से चिल्लाई,
हाँ, कन्यांग ने मुस्कुराते हुए बेशर्मी से माफी मांगी जैसे धूप हो। माफ कीजिए। मेरा हाथ फिर फिसल गया। ये देखकर कि सामने वाला पागलों की तरह तीर चला रहा था, गुलाबी बालों वाली लड़की गुस्से में आ गई। कमीना, छोटे भाई ने फटाफट समझाया, उसे मत उलझो, वह पागल है। गुलाबी बालों वाली लड़की गुस्से में कांपते हुए छोटे भाइयों को लेकर चली गई। जाते जाते धमकी दी, तुम इंतजार करो, घावों पर पट्टी बांधकर हिसाब करूंगी। इस समय किन यांग गु यूअर के पास गए, मुस्कुराकर कहा, वे सब चले गए हैं, तुम ठीक हो? गुएर ने सामने खड़े व्यक्ति को देखा, स्तब्ध रह गई। कक्षा का छात्र किन यांग। उसने नहीं सोचा था कि वह मदद करेगा। वह जल्दी खड़ी हुई, झुककर बोली, बचाने के लिए धन्यवाद, और उसके दिल में शर्मिंदगी थी। ये पहली बार था जब कोई उसकी तरह पारदर्शी व्यक्ति की मदद करने को तैयार था। किन यांग ने उसकी बात सुनने की परवाह नहीं की। शुक्रिया। उसने घड़ी देखी और चौंका, ओह नहीं, मुझे चेनमो से मुकाबला करना है। यह कहकर वह जल्दी भागा, दौड़ते हुए चिंतित था, मैं देर से पहुंचूंगा। गुयुएर को पीछे छोड़ते हुए उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अरे रुको। वह चुपचाप खड़ी रही, चेनमो की चमकदार छवि सोचते हुए। गुएर ने सोचा, चेनमो, तुम्हें भी चमकदार लोग पसंद हैं। तब से गुयुएर ने खुद को प्रमुख बनाने की कोशिश की। मकसद था किन यांग का ध्यान खींचना, पर नतीजा हमेशा विफलता रहा क्योंकि उसके पास हमेशा वो व्यक्ति था। चेनमो की असफलता ने किन यांग को उसके दिल में धीरे धीरे एक जुनून बना दिया था। वह सोच रही थी, वह उसे और क्यों नहीं देखता। वास्तविकता में लौटकर गुयुएर ने अपने सामने चेनमो और किन यांग को देखा और आह भरी। जब मुझे पता चला कि मैं राजा की उम्मीदवार हूं तो मैंने सोचा था कि मैं चेनमो से पहले तुम्हें ढूंढ लूंगी। उसने हाथ कमर पर रखे निराश दिख रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं अब भी पीछे रह जाऊंगी। चेनमो और चेन यांग चुपचाप सुनते रहे, हैरान खड़े थे। उसने चेनमो से गंभीरता से पूछा, हमारी कक्षा में हूं की है क्या? चेनमो को सच में याद नहीं आया और उसने ईमानदारी से कहा, भूल गया। गुएर इतनी गुस्से में थी कि मरना चाहती थी। आप लोग समझे? उसने दोनों को देखा और शांति से कहा, वैसे भी मैं शुरू से अंत तक हारी हूं और दूसरी दुनिया में भी यही है। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक विकृत मुस्कान उभर आई। अगर मैं तुम्हें वू से नहीं हरा पाई तो वह दौड़कर आई और किन को गले लगा लिया, फिर मैं बस तुम्हारे साथ हो जाऊंगी। इस अचानक कदम से चेन यांग चौंक गए। ओह! चेनमो ने चेन यांग को गले लगाते देखा और डर से चिल्लाई, चेन यांग! जिसने उसके प्रिय को उससे छीन लिया था। उसके सामने चेनमो ने उंगलियां गिनते हुए हाथ उठाया, जैसे हिसाब चुकता करने को तैयार हो। कनिन यांग को छोड़ दो, गुयुएर बोली। राजा के उम्मीदवार दल में 5 लोग होते हैं, तो मैं अभी भी शामिल हो सकती हूँ, है ना? उसने फिर से कनिन यांग को गले लगाया, चेहरा उसकी छाती पर रखकर हंसते हुए पूछा, आप मुझे नापसंद तो नहीं करेंगे, है ना? किन यांग शरद ऋतु के शहद आड़ू जैसे गोल और भरे चांदों से प्रभावित था। इसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, केवल जिन्होंने देखा है वे इसे सपने जैसा महसूस कर सकते हैं। वह स्तब्ध था। चेनमो ने हाथ बढ़ाए, दांत भींचकर कहा, किन यांग लौट आओ। उसने जल्दी से चेन यांग को पकड़ा, गुएर को घूरते हुए कहा, मुझे लौट आओ। गुयुएर ने हाथ हिलाया और डांटा, कितनी कंजूस हो। उसने हाथ उठाए और बारिश में खड़ी होकर पूछा, अब आप मेरे साथ क्या करेंगे? मैंने हार मान ली है और अपनी किस्मत स्वीकार कर ली है। चेनमो ने चेन यांग को कसकर गले लगाया, छोड़ने की हिम्मत नहीं हुई और धीरे से पूछा, चेन यांग, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। चेन यांग को भी कुछ समय के लिए समझ नहीं आया कि क्या करना है। उसने सोचा, अगर उसे शामिल नहीं किया तो उसका क्या होगा? आखिरकार वह सहपाठी है, उसे ऐसे ही मरने दे। सामने बैठी अपने भाग्य को शांतिपूर्वक स्वीकार कर रही गुयुएर को देखकर वह खुद को दोषी महसूस करने से नहीं रोक पाया। जैसा कि सोचा था वह इसे स्वीकार नहीं कर सका। अंत में चेन यांग ने चेनमो से कहा, उसे टीम में ले लो। ये सुनकर गुएर चौंकी। वह खुशी से चेनमो की बाहों में कूदी और चेन यांग को गले लगाया। बहुत अच्छा, मैंने सच में तुम्हें गलत नहीं समझा, चेनमो ने सतर्कता से कहा, बहुत पास मत आओ। तभी अंधेरी रात में सत्य के प्रकाश की तरह एक सुनहरी रोशनी प्रकट हुई और आवाज ने घोषणा की, खिलाड़ियों को बधाई। चेन यांग, चेनमो, वह रहस्यमय प्राणी फिर से प्रकाश में आया, मुस्कुराते हुए कहा, आपने राजा के उम्मीदवार को हराया और विजेता का खजाना पाया। चेन यांग चौंक गए और पूछा, खजाना? तभी 3 बक्से आसमान से गिरे और चरमराहट हुई। गुड़ चौंक गया और पीछे हट गया। यह नहीं जानता था कि यह उपहार है या हत्या का प्रयास। वह रहस्यमय व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, जल्दी खोलो और देखो। 3 अजीब बक्सों के सामने खड़े चेनमो और चेन यांग चौंके। उसने देखा और धीरे से पूछा, चेन यांग ने सोचा, फिर आगे बढ़े, फिर मैं इन्हें खोलकर देखता हूं। वह 3 बक्सों की ओर उछला, खोलने के लिए। जैसे ही बक्से का ढक्कन खुला, अंदर से सुनहरी रोशनी निकली। 3 चमकदार सुनहरी गोले हवा में तैरने लगे। चेन यांग ने संदेह से पूछा, क्या ये गोले इनाम हैं? यह कहते हुए वह आगे बढ़ा और बोला, मैं एक निगल कर देखता हूं, इसे खाकर ही पता चलेगा। शायद यही किन यांग का जीवन सिद्धांत है। जैसे ही उसने गोला निगला, सिस्टम संकेत तुरंत आया, मेजबान को बधाई, राजा के उम्मीदवार खजाने के लिए इनाम स्तर 19 तक बढ़ा है। अब 21 विशेषता बिंदु आवंटित कर सकते हैं। शरीर में ऊर्जा महसूस कर चेन यांग ने विजयी हंसी हंसी। हा, मुझे इतना अनुभव नहीं लगा था। इस तरफ चेनमो ने हाथ बढ़ाकर सामने के सुनहरे ऊर्जा गोले को छुआ। सिस्टम की आवाज आई। उसका शरीर नरम रोशनी में ढका था। मेजबान चेनमो को विशाल शक्ति दिव्य शरीर मिलने की बधाई, चेन यांग ने सराहा। इसे देखने के बाद क्या चेनमो की शक्ति बढ़ाना जरूरी है? हवा में तैरते आखिरी सुनहरे प्रकाश के गोले को देखते हुए मैं अंतिम इनाम लूंगा,
ऐसा कहकर वह उछला और काट लिया। मैंने काट लिया। मेजबान चिन योंग को भगवान स्तर की क्लोन तकनीक मिलने की बधाई। उसने उत्सुकता से संकेत देखा। क्लोन तकनीक? सिस्टम जानकारी दिखाता है। क्लोन तकनीक मेजबान की क्षमता पर क्लोन बना सकती है। मुख्य शरीर क्लोनों को नियंत्रित करता है। क्लोनों की शक्ति और संख्या मेजबान से जुड़ी होती है। ये सुनकर उसने मुट्ठियां भींच लीं, आंखें चमक गईं। ये बढ़िया है, इतनी ताकतवर क्षमता है। सामने खड़ी चेनमो ने सोचा। उसने आह भरी। ये कौशल अच्छा है, लेकिन उसने उलझन में पूछा, लेकिन क्या? चाल का उपयोग कैसे करें? यह सोचते हुए चेनमो उत्सुक हो गए। लोहे का कोकून बेकार लग रहा था। आह, मैंने सोचा था कि यह बड़ी बात होगी। इनाम भी संतोषजनक था। उसने मुस्कुराकर कहा, इस बार मौत से बचे, इनाम अच्छा था। चेनमो ने भी सहमति दी। हाँ। जब दोनों खुश थे तभी चेन यांग को कुछ कमी लगी। अजीब है, कुछ तो कमी है। उसने चेनमो की ओर देखा और पूछा, क्या हमने कुछ भूल गए? इससे वह भी चौंक गई। कुछ देर बाद चेनमो अचानक जागी। उसने चिल्लाया, ओह नहीं, पता चला कि हम शियाओ शियाओ को भूल गए थे, जो घायल होकर दूर पड़ी थी। दोनों शान शाओ शाओ की तरफ दौड़े, चिंतित होकर उसका नाम पुकारते। श्याओ श्याओ। बेचारी शान शाओ शाओ ने उनकी ओर देखा, आंसू और नाक बहाते रो रही थी। ऊँ ऊँ ऊँ। महारानी जी अब भी मुझे याद करती हैं। मैं उनके दिल में हूँ। यहाँ सोना पहाड़ जैसा जमा है, जिससे सबकी आंखें चमक रही हैं। लोग चौंक गए जब उन्होंने सोने का ढेर देखा। यूएर ने उदारता से बताया, यह मियाओ झोंग घाटी का खजाना है। सभी स्वतंत्र महसूस करें। लोगों ने सुना और थोड़ी देर देखा, फिर वे झुंड में आ गए। लूटने की होड़ मच गई। जल्दी पकड़ो, धक्का मत दो, मेरे रास्ते से हटो। दृश्य देखकर संप्रदाय के शिष्य यूएर को घूरने लगे। इस समय यूएर बोला, वहां बेवकूफों की तरह मत खड़े रहो, जल्दी भीड़ में जाओ और पकड़ लो। उसने हाथ जोड़कर कहा। झांग फैन ने सबको पहले की चीजें करने को कहा। वे सब पीड़ित हैं और मियाओ झोंग घाटी के लिए मेहनत की है, उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। यह सुनकर वे भी उत्साह से दौड़ पड़े। धत्त तेरी की, जल्दी अंदर जाओ, बाहरी लोगों को सब कुछ न लूटने दो। वे उन लोगों के साथ सोना लूटने भागे। चेन यांग ये देखकर चौंक गए। उन्होंने यूएर की ओर देखा और कहा, मुझे नहीं लगा था कि तुम खजाना उन्हें दे दोगी। यूएर ने उदासीनता से कहा, इन खजानों का लेना उनके लिए अच्छा नहीं होगा। चेन यांग ने पूछा, आपका मतलब? उसने उदास चेहरे से नक्शा खोला। देखो, नक्शा दिखा। उसने पूछा, नक्शा क्यों? यूएर बोली, तुम सच में भूल गए हो। यहां ध्यान दो। उसने नक्शे पर लाल बिंदुओं की ओर इशारा किया, जिससे चिन यांग को जानवरों की लहर दिखी। जैसे ही उसने देखा, उसने तुरंत कहा, जानवरों की लहर आ रही है, हमें जल्दी निकलना चाहिए। उसी समय जानवर पीछे से आ रहे थे। वे बड़ी संख्या में तेजी से दौड़े। यूएर ऊंचाई पर खड़ी होकर भीड़ से चिल्लाई, माफ कीजिए सब लोग। उन्होंने उसकी आवाज सुनी और ऊपर देखा। यूएर ने शरारत से कहा, कृपया सब लोग थोड़ी देर के लिए पहरेदार बने। उसके बाद वह भागी। ये सुनकर भयंकर जानवर शहर की दीवार तोड़कर अंदर घुसे। वे उस जगह पहुंचे जहां भीड़ सोने के लिए लड़ रही थी, और जब उन्होंने उन भयंकर जानवरों को देखा तो वे घबरा गए और अपनी चीजें छोड़कर भागने लगे। उन्होंने गुस्से में कहा, यह जानवरों की बाढ़ है, धिक्कार है, हमें धोखा दिया गया। वे हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। चेन यांग और उनके साथी भी वहां से भागे। जल्दी करो, क्यों लगता है कि यह जानवरों की लहर पहले से ज्यादा ताकतवर है? पीछे छूट गई। यूएर ने पुकारा, अरे मेरा इंतजार करो। किन यांग ने उसे अनदेखा कर कहा, कौन तुम्हारा इंतजार करेगा, जल्दी करो। थोड़ी देर बाद वे पहाड़ों और पेड़ों से घिरे नए स्थान पर पहुंचे। थक कर सांस लेते हुए वे नियोजित रास्ते पर बढ़े। हाँफते हुए चेन यांग ने थकी आवाज में पूछा, क्या यहां तक दौड़ना काफी है? चेनमो ने पीछे मुड़कर कहा, लगता है अभी भी हलचल सुनाई दे रही है। यह सुनकर उसने कहा, सच में? फिर हमें दौड़ना जारी रखना होगा। अचानक यूएर गिर पड़ी। उसने चिल्लाया, ओह! वह दुखी होकर लेटी रही। दर्द हो रहा है, मैं गिर गई। चेन यांग ने कहा, अरे तुम? उसने ध्यान नहीं दिया कि यूएर को कितनी चोट लगी है और जल्दी करने को कहा, धीरे मत चलो, जानवरों की लहर अभी भी जारी है। यूएर तुरंत नखरे करने लगी। वह धीरे से रोई। फिर यूएर बैठी और अपनी बाहों को गले लगाते हुए आंसुओं से भरी आंखों से चेन यांग की ओर देखते हुए नखरे करने लगी। मैं अब और नहीं दौड़ सकती। मैं तभी चल सकती हूँ जब भाई किन यांग मुझे उठाए। किन यांग ने मुड़कर अजीब से देखते हुए कहा, तुम? उसने यूएर की ओर देखा और कहा, मुझे देखो, क्या मैं तुम्हें उठा सकता हूँ? दूर से चेनमो ने गुस्से में कहा, अगर मुझे सच में किसी को मारने का मन हो तो क्या करूं? श्याओ श्याओ ने देखा और पीछा किया। महारानी किसे मारना चाहती हैं? मैं मदद करूंगा। इस समय आकाश काला था। शांत रात में चेन यांग की आवाज गूंजी, आप खुशी से बोले कि हम अनजाने में विषैली धुंध के जंगल की सीमा से बाहर आ गए हैं, है ना? गु, तुम? एर ने तुरंत कहा, हाँ। उसने स्क्रीन की ओर देखा और कहा, अगर मैं? पास में एक बड़ा शहर है, शायद लिंजियांग सिटी। यह सुनकर चेन यांग ने तुरंत कहा, आप इस जगह को जानते हैं? उसने कहा, मैं यहां लगभग 1 साल से हूं, मुझे कुछ बुनियादी बातें पता हैं। यह सुनकर सब चौंक गए। चेन यांग ने हैरानी से पूछा, 1 साल? गुएर ने मासूमियत से सिर खुजलाते हुए कहा, हाँ, क्या यह चौंकाने वाली बात है? चेन यांग ने उसे देखते हुए सोचा, तो सब यहां अलग अलग समय पर आए हैं। उसने दूसरों के बारे में सोचा और चुपचाप गणना की। अगर कोई पहले ही यहां आ गया तो क्या वे हमसे आगे नहीं होंगे? तुरंत बाद चेन यांग का रवैया चिंताजनक हो गया। उसने कहा, अब और देर नहीं कर सकते। फिर चेन यांग ने कहा, हमें ताकत बढ़ानी होगी। यूएर ने कहा, अरे इतना परेशान मत हो,
सही है। थोड़ी देर बाद वे झील किनारे रुके। चेन योंग की आंखों में आश्चर्य था। उसने आश्चर्य से कहा, यह नदी है। कई लोग किनारे खड़े होकर नीचे देख रहे थे। चिन यांग ने सामने की नदी देखी और कहा, यह बहुत चौड़ी है। तो सामने वही लिंजियांग शहर है जिसका आपने जिक्र किया था। यूएर पास खड़ा होकर समझाने लगा, हाँ, वास्तव में लिंजियांग शहर इस द्वीप के सामने है। यह द्वीप इस बड़ी नदी के प्रभाव से बना था। चिन यांग ने नदी को देखा और कहा, यातायात कितना विकसित है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह समृद्ध शहर है। यूएर आराम से लेट गई और बोली, बिना नाव के नदी पार नहीं कर सकते। समस्या आराम की नहीं। चेन यांग उसे लेटे देखकर खफा हो गया। तुम क्यों लेटी हो? यूए ने कहा, देर हो गई है, क्या तुम्हें सोना नहीं है? किन यांग ने गुस्से में कहा, मुझे लगता है तुम बस आलसी हो। तभी श्याओ श्याओ का ध्यान फिर से कुछ पर गया। उसने दूर नाव की ओर इशारा किया और चेनमो से कहा, महारानी जी, देखिए, वहां एक नाव है। एक बूढ़ा आदमी आराम से पाइप पी रहा था। उसने भी उनके समूह को देखा और ध्यान दिया। चेन यांग दौड़कर बूढ़े आदमी के पास गया और कहा, बूढ़े, क्या आप हमें नदी पार लिंजियांग शहर ले जा सकते हैं? बूढ़ा आदमी चौंक कर बोला, जानवर कैसे बोल सकते हैं? किन यांग ने गुस्से में कहा, तुम जानवर हो। चेनमो ने उसे रोका और बूढ़े आदमी से कहा, हम लिंजियांग शहर जाना चाहते हैं। क्या आप हमारी मदद करेंगे? बूढ़े ने सुना और कहा, ओह, आप गलत समय पर आए। नाव थोड़ी देर पहले ही गई है। अगली यात्रा 3 दिन में होगी। चेन यांग ने चौंक कर कहा, 3 दिन? इस समय गुएर भी खड़ा हो गया। बूढ़े आदमी, क्या आपके पास छोटी नाव नहीं है? हमें सवारी क्यों नहीं देते? उसकी मीठी बात सुनकर बूढ़े ने कहा, छोटी लड़की सच में बात करने में अच्छी है। फिर उसने नाव की ओर देखा और कहा, नदी पार करना ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझे 300 आत्मा पत्थर सड़क शुल्क के रूप में देने होंगे। चेन योंग ने चौंक कर कहा, 300 आत्मा पत्थर? चेनमो ने सिर घुमाकर कहा, हमारे पास इतने आत्मा पत्थर नहीं हैं। चेन यांग ने कहा, तो चलो इंतजार करें, बस 3 दिन हैं। अचानक जंगल से अजीब आवाज आई जिसने सबका ध्यान खींचा। चेन योंग ने पूछा, यह आवाज? लाल आंखों वाले खरगोशों को दौड़ते देख बड़ी आवाज गूंजी। यह जानवर की आवाज थी। वे लगातार आवाजें कर रहे थे, चूं 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 चूं। यह देखकर चेन यांग ने तुरंत कहा, 300 आत्मा पत्थर ठीक हैं, चलो नाव पर चलें। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। आखिरकार एक पाल। थोड़ी देर बाद कुछ लोग नाव पर चढ़े। बूढ़े ने चप्पू चलाते हुए पूछा, क्या आप जल्दी में हैं? बूढ़ा कुछ कहता उससे पहले चेन यांग ने बात छीन ली। जल्दी करो बूढ़े। फिर नाव तेजी से बढ़ी। बूढ़े ने कहा, चलो चलते हैं। इस समय विशाल जानवरों की लहर अजीब आवाजें करती रही, चूं चूं। आत्मा जानवर पानी में कूदने के लिए जूझ रहे थे। यह देखकर नाव पर बैठे किन यांग हंसकर बोले, ये आत्मा जानवर तैर नहीं सकते। यूएर ने भी राहत की सांस ली। सौभाग्य से हम समय पर नाव पर चढ़ गए, नहीं तो सच में जानवरों की लहर हमें खा जाती। उसके चारों ओर बस पानी ही था। चेन यांग बोले, हम किनारे से दूर हैं, शायद नहीं पकड़ पाएंगे। फिर वह बूढ़े से पूछते हैं, यह नदी बड़ी है, यहाँ कई आत्मा जानवर होंगे, है ना? बुजुर्ग बोले, आप सही हैं। उन्होंने सिर घुमाया, कुछ देखा और बोले, तियानजांग नदी में कई जल आत्मिक जीव हैं। वे संख्या में अधिक हैं और जल तत्व में भी विविध हैं। पशु वशीकरण करने वाले यहाँ आत्मा पशुओं को पकड़ने आते हैं। उसने दूर देखा और कहा कि मेरी कहानी में एक बड़ा बार्ड ड्रैगन प्रकट हुआ था और तियानजोंग नदी में एक जल ड्रैगन राजा भी है। कई पशुपालक उसे पकड़ने का लक्ष्य रखते हैं। यह सुनकर चेन यांग मुस्कुराया और कहा, मेरे पास एक अच्छा विचार है। चेनमो ने पूछा, तुम क्या करोगे? वह नाव के आगे कूदा और बोला, नाव पर इतने आत्मा पत्थर खर्च हुए हैं, इसे बर्बाद नहीं कर सकते। फिर चेन यांग बोले, श्याओ श्याओ, जल्दी मछली पकड़ने की छड़ी बना दो। पास खड़े चेनमो बोले, श्याओ श्याओ, पीछे हटो। यह सुनकर वह झिंझकी और बोली, आह, चूंकि महारानी ने कहा है। उसने घास की बेल से मछली पकड़ने की छड़ी बनाई और दे दी। शियाओ शियाओ ने पूछा, अब संतुष्ट हो? यह खतरनाक है। किन यांग मछली पकड़ने की लाइन पर लटके थे, बोले, ले, कोई दिक्कत नहीं, मुझे चारे की तरफ फेंक दो। उसने लालच में होंठ चाटते हुए कहा, तियानजांग नदी मेरे लिए बढ़िया है। चेन यांग ने जोर से शियाओ शियाओ को पुकारा, मैं तैयार हूं, शुरू करो। उसने कहा, तुमने ऐसा कहा, जोर से चिल्लाते हुए चिन यांग को उसने मछली पकड़ने की छड़ी से बाहर फेंक दिया। जाओ। वह भारी पानी में गिरा। बड़ी लहर उठी। श्याओ श्याओ ने बाकी दोनों से कहा, अगर यह कीड़ा मछली पकड़ना चाहता है तो महारानी उसे पूरा करेंगी। तुम? एयर ने पूछा, लगता है तुमने इसमें दुश्मनी डाल दी है। इस समय चेन यांग पूरा पानी में था। उसने अपनी छोटी पूंछ देखी और नाखुश होकर कहा, धत्तेरे की, तैरना मुश्किल है। दूर की कुछ बड़ी काली परछाइयों ने उसका ध्यान खींचा। एक बड़ा ड्रैगन तेजी से आया। चेन यांग ने घबराकर कहा, यह नाव पर है। बूढ़े आदमी ने पूछा, आप सच में खेलना जानते हैं? उसने लड़कियों से कहा, आप लोग इस तियानजांग नदी में आत्मा जानवर पकड़ना चाहती हैं? अगर आप आत्मा जानवर पकड़ते हैं और मेरी नाव तोड़ते हैं तो भुगतान करना होगा। यूए एयर ने आत्मविश्वास से अंगूठा दिखाया। बूढ़े आदमी, कोई बात नहीं, हम बहुत मजबूत हैं। तभी श्याओ श्याओ की मछली पकड़ने की छड़ी अचानक हिली। उसने कहा, यह फंस गई है। एक बड़ी मछली खींची गई। बूढ़ा आदमी चौंक गया। थोड़ी देर बाद उसने कहा, यह उड़ती तलवार मछली है, सब खत्म। उड़ती तलवार मछली की जानकारी दिखती है। जल गुण स्तर 28। बूढ़ा आदमी डर गया। चप्पू कसकर पकड़े हुए बोला, उड़ती तलवार मछली पानी में एक शक्तिशाली आत्मा पशु है। इसकी गति और ताकत डरावनी है। सच में नाविक का बुरा सपना है। विशाल मछली पानी में संघर्ष कर रही थी। चेन यांग ने गर्व से कहा, मेरे लिए यह नाविक का बुरा सपना है।
उसने नीले पानी की ओर देखा और उत्साह से कहा, ये सब स्वादिष्ट व्यंजन हैं। फिर क्लोन तकनीक का उपयोग किया। वह तूफान सा दौड़ा। लालसा भरी नजर से चेन यांग ने विकृत हंसी हंसी। चेन यांग पानी में अपने क्लोन संग दौड़ा, हंसते और उड़ती तलवार मछली को घेर लिया। मछली अचानक चिल्लाई और उसकी ओर दौड़ी। चेन यांग भी उत्साह से उसके सिर पर तेज तलवार की ओर बढ़ा। इस समय उसने तलवार की नोक को सीधे किन्यांग के पेट में घुसा दिया, लेकिन फिर चिन यांग गायब हो गया। वह उसकी प्रतिकृति थी। तुरंत बाद चेन यांग की लालची प्रतिकृति मछली की ओर दौड़ी, चिल्लाते हुए, मैं काटूंगा। उड़ती तलवार मछली को कष्ट हो रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, तो मैं शिष्टाचार नहीं करूंगी। इस समय मछली का शरीर सुनहरी रोशनी से घिरा था, निगलने की आवाज के साथ। सिस्टम ने बताया कि निगलना सफल रहा। मेजबान को स्तर 20 पर अपग्रेड की बधाई, 3 विशेषता अंक मिले। चेन यांग ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा, इसे फिर से अपग्रेड करो। इस समय सिस्टम ने पूछा कि क्या गुणांक बिंदुओं का उपयोग करना है। उसने कहा, अप्रयुक्त बिंदुओं को रक्षा में जोड़ दो। स्क्रीन पर दिखा कि सभी विशेषता बिंदु उपयोग हो चुके हैं। पैनल अपडेट हो रहा है। जाति घोड़े के बालों का कीड़ा, स्तर 20, शक्ति 45, रक्षा 90, गति 46, मानसिक शक्ति 12, कौशल, क्लोन तकनीक, चरम छलांग, फ्यूजन। जानकारी देखते हुए चिन यांग ने कहा, रक्षा लगभग 100 के करीब है। फिर चेन यांग ने विशाल ड्रैगन के दृश्य को याद करते हुए सोचा, क्या वह आत्मा पशु सच में उड़ने वाली तलवार मछली थी। दूर से यह बड़ा दिखा। विशाल मछलियों की परछाइयां बढ़ रही थीं। वह उत्सुकता से देखने लगा। सामने तैरती मछलियों को देख रहा था। चेन यांग ने खुशी से कहा, इतनी सारी। मछली का प्रदर्शन थोड़ा घबराया था। उत्साह से दौड़ते हुए नाव चला रहे बूढ़े ने कहा, मैं कहना भूल गया, ये उड़ती तलवार मछली सामूहिक आत्मा पशु है। इस समय तीनों के चेहरे मुरझा गए। पानी के नीचे बूढ़े को देखते हुए किन यांग ने घबराकर कहा, मैं इतने नहीं खा सकता। बूढ़ा आदमी उड़ती तलवार मछलियों का सामना करते हुए शांति से आगे बढ़ा। यह घोड़े के बालों का कीड़ा कितना कुशल है। उसने सोचा, यह समूह साधारण नहीं लगता। श्याओ श्याओ का चेहरा पीला हो गया था। उसने पूरी ताकत से मछली पकड़ने की रॉड खींचते हुए कहा, मैं इसे और नहीं खींच सकती। इस समय मछली पानी से बाहर कूदी, चारों ओर छींटे मारते हुए। नाव चला रहे बूढ़े पर पानी गिरा। उसने चिल्लाया, ओह ओह। लियूएर ने कहा, बूढ़ा आदमी डर गया लगता है, जल्दी से नाव से उतरकर भागें। चेन मो ने हिचकिचाते हुए कहा, यह सही नहीं। इस समय बूढ़े का चेहरा गुस्से से भर गया। वह गरज कर बोला, यह मत सोचो कि मैं बहरा हूं। चाहे तुम कितने भी ताकतवर हो, तुम्हें नाव का किराया देना होगा। यूएएर ने शर्मिंदा मुस्कान के साथ जल्दी कहा, हम देंगे। नदी पर मछलियों के झुंड लहरें उठाते रहे। अचानक वे एक दिशा में तैरने लगे, नाव छोड़ते हुए। तभी किन यांग सतह पर आए और बोले, ये उड़ने वाली तलवार मछलियां घबराकर क्यों भागीं? क्या वे मुझे नाव पर खाने नहीं ले जाएंगे? शियाओ शियाओ को पहले से कुछ अजीब लगा। उसने भंवर की ओर इशारा करके कहा, अरे तुम लोग उधर देखो। सभी ने पूछा, क्या हुआ? पास में एक बड़ा भंवर बन रहा था। यूएर ने अपना सिर बाहर निकाला और आश्चर्य से कहा, क्या बड़ा पानी का फव्वारा है? बूढ़े व्यक्ति ने कांपती आवाज में कहा, कैसे? ये कैसे संभव है? उसकी आंखों में आश्चर्य था। उसकी आवाज के साथ एक बड़ा ड्रैगन प्रकट हुआ। जल ड्रैगन राजा, जल ड्रैगन किंग। बूढ़ा आदमी डर से नाव पर गिरा और बोला, क्या जल ड्रैगन किंग सिर्फ कहानियों में नहीं होता? ये सच में कैसे हो सकता है? ये देखकर यूएर जल्दी बाहर भागा और कहा, अब डरने का समय नहीं, जल्दी नाव चलाओ। इस समय जल ड्रैगन किंग लगातार पानी की गेंदें बना रहा था। यूएर ने पीला चेहरा लेकर चिल्लाया, भागो! जल ड्रैगन किंग के भयंकर पीछा करने से सब घबरा गए। नाव पर लोग डर से चिल्लाए, भागो! छोटी नाव हमले को सहन नहीं कर पाई और टूट गई। यह देखकर बूढ़े ने दुखी होकर कहा, मेरी नाव टूट गई, अब क्या करूं? यूएर ने पूछा। बूढ़े ने कहा, घबराओ मत, मेरे पास उपाय है। फिर उसने जल्दी से अपने आत्मा पशु को बुलाया और कहा, बाहर आओ। रूपांतरण छिपकली, नाव के टूटे हिस्से में बदलकर अंतर भर दो। रूपांतरण छिपकली जल्दी बाहर आई और हंसते हुए बोली, हे। उसने अपनी शक्ति से नाव के टूटे हिस्से को भर दिया। जल्द ही नाव की मरम्मत हो गई और वह नई जैसी दिखने लगी। बूढ़े आदमी ने खुशी से कहा, इसे देखकर यह ठीक हो गया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने शक्तिशाली होंगे। यूए ने जोर से चिल्लाते हुए नाव चलाई। मोर्फ लिजार्ड केवल हमें अस्थायी रूप से समर्थन दे सकता है। हमें जल्दी भागना होगा। जल ड्रैगन राजा उनकी ओर आ रहा था। ये देखकर श्याओ श्याओ ने पीला चेहरा बनाकर कहा, अच्छा नहीं, ये पकड़ रहा है। एक आत्मा जानवर ने उनकी नाव पलट दी, चीख के साथ। चेन यांग पानी में गिरा, चिल्लाते हुए, चेहरा पीला। उसे गिरते देख चेन मो ने चिंतित होकर पुकारा, चेन यांग। वह तुरंत नाव के किनारे छड़ी, उसके पीछे जाने की कोशिश में। जैसे ही वह बाहर दौड़ी, काओ शियाओ ने चिंतित होकर पुकारा, महारानी, महारानी। उसने जल्दी से चेन यांग को पकड़ा और कहा, चेन मो, आओ, आदेश दो। किन यांग, फ्यूजन। उसने खुशी से कहा, समझ गया। दोनों ने चिल्लाया, फ्यूजन। आकाश में एक चमकती रोशनी दिखी। पल भर में दोनों मिल गए। इसी समय ड्रैगन ने अपने शरीर को सर्पिल में लपेट लिया था। चेनमो और चेन यांग का संयुक्त शरीर आकाश में उड़ा और दिव्य शक्ति चाल का उपयोग किया। फिर एक भारी मुक्का। चेनमो का हाथ उसके सिर पर जोर से मारा। तुरंत ड्रैगन गिरा और नदी में धड़ाम हुआ। श्याओ श्याओ ने केबिन से सिर बाहर निकाला और मुस्कुराते हुए चिल्लाई, महारानी महोदया बहुत शक्तिशाली हैं। इस समय चेनमो की आंखें जम गईं। उसने पानी के नीचे अजीब भंवर देखा और कहा, यह खत्म नहीं हुआ। तभी जल ड्रैगन राजा ने पानी से अपनी विशाल पूंछ निकाली। नाव पर एक ऊंची सुनामी आ रही थी। आवाज आई, लहरें बड़ी हैं, भागो। श्याओ श्याओ ने रोशनी की ओर इशारा कर कहा,
थोड़ा तेज, हम लगभग किनारे पर हैं। पानी के नीचे चेन मो ने नाव को धक्का दिया। किन यांग की आवाज आई, जल्दी करो। यू एयर नाव चला रही थी। पीछे की बड़ी लहर देखकर उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने कहा, यह ठीक नहीं, हम इतनी ऊंची लहर से नहीं बच सकते। तुरंत बाद लहरें जोर से नाव पर टकराईं, सफेद लहरें छिटकने लगीं, छोटी नाव धीरे धीरे पानी में डूब गई। जल ड्रैगन राजा प्रकट हुआ, पानी पर नजर डालते हुए, और उसके पीछे बिजली गड़गड़ा रही थी। कुछ देर बाद नदी पर सिर्फ नावों के टुकड़े बचे थे। गोयर ने तैरने की कोशिश की। ऊपर आते ही उसने जल्दी से सांस ली। बूढ़ा आदमी टूटी नाव को पकड़े पछता रहा था। मेरी नाव, मेरी नाव, यूएर ने कहा। जैसा होना चाहिए वैसा ही है, अब किस नाव की चिंता। तभी ड्रैगन किंग पीछे प्रकट हुआ और गरजा। सभी ने चीखते हुए कहा, ओह नहीं, हम सच में खत्म। यूएर ने पूरी ताकत से किनारे की ओर तैरते हुए कहा, हम सच में खत्म। चेन यांग ने पीछे से याद दिलाया, यूएर, जल्दी मॉर्फ लिजर्ड से हमें बाहर ले चलो। उसे याद आया और कहा, ओह सही। पल में मॉर्फ लिजर्ड उसके सिर पर दिखा। यूएर ने कहा, मॉर्फ लिजर्ड, मैं तुम पर भरोसा करता हूं। पीछे ड्रैगन आ रहा था। वह पानी में कूदा, जिससे बड़ा झटका लगा। समुद्र तल की चमक ने जल ड्रैगन राजा का ध्यान खींचा। मॉर्फ लिजर्ड डॉल्फिन की तरह बढ़ती रही। किन यांग और बाकी उसकी पीठ पर लेटे थे। यूएर ने कहा, अच्छा मॉर्फ लिजर्ड। वाटर ड्रैगन किंग पीछा कर रहा था। उसने कुछ निगल लिया, गटक। फिर उसने मुंह खोला और हमला किया। पानी पर लहरें उफान मारने लगीं। मॉर्फ लिजर्ड बाहर निकला और सबको फेंक दिया। फिर चिल्लाया। मॉर्फ छिपकली फिर चिल्लाई। यूएर ने यह देखकर चिंतित होकर कहा, ओह नहीं, मॉर्फ छिपकली अब कमजोर है, ये किनारे तक सहारा नहीं दे सकती। चेन यांग ने जमीन की ओर देखा और कहा, बस किनारे तक पहुंचने की देर है। उसने मुड़कर सबको कहा, हम किनारे के पास हैं, सब पानी में कूदो और मुझे पकड़ लो। उन्होंने बिना कुछ कहे उसकी ओर हाथ बढ़ाया। फौरन बाद बुलबुले बनकर 5 वायुस्तंभ बने। जैसे ही वे हिले, चेन यांग बोले, मजबूती से पकड़ें। एक बड़ा वायुस्तंभ पानी से बाहर निकला। उसने ऊंची छलांग लगाई। पीछे ड्रैगन की छाया तेजी से आ रही थी। फिर वे जल्दी पानी से बाहर निकले। चेन यांग दिलासा देते रहे, अच्छा किनारा पास है। यूएयर बोले, यह ठीक है, लेकिन इस बार हम गिरकर मर सकते हैं। उन्होंने कहा, तान शाओ शाओ, अब तुम्हारी बारी है। आदेश मिलते ही शियाओ शियाओ ने तुरंत काम किया। समझ गई। उसने हाथ उठाया और घास की बेल तकनीक अपनाई। तुरंत किनारे पर बेलों से ढका नरम स्थान दिखा। तो एक तालाब किनारे की ओर उड़ गया और बेलों पर जा गिरा। थोड़ी देर बाद सब शांत हो गया। चेन यांग बेलों पर लेटा था। आह, उसके पास 2 लड़कियां मुंह के बल लेटी थीं। गुएर ने समुद्र की ओर देखा, शांत पानी देखा और कहा, हम बच गए। लगता है जल ड्रैगन किंग भी चला गया। शाओ शाओ ने कहा, हाँ वैसे भी हम किनारे भागे। यूएयर ने खुशी से कहा, बढ़िया, इस बार हम ठीक हैं। शियाओ शाओ ने कहा, मुझे लगा था कि हम मरने वाले थे। चेन मो ने दूर देखा और कहा, कुछ सही नहीं लग रहा। किन यांग ने पूछा, तुम्हें भी ऐसा लगता है? उसने कहा, हाँ। पुष्टि सुनकर उसने कहा, लगता है जल ड्रैगन किंग ने हमें जानबूझकर छोड़ा। उसकी आंखें जम गईं और उसने सोचा, इसका मकसद क्या हो सकता है। इस समय दूर समुद्र में लहर दिखी। एक व्यक्ति खड़ा हुआ और बोला, इतनी जल्दी खुश मत हो। चेन यांग ने हैरानी से कहा, हाँ हाँ। बूढ़े आदमी ने गुस्से में इशारा किया, मेरी नाव टूट गई है, आप मुआवजा कैसे देंगे? दूर खड़े बूढ़े आदमी ने जोर से चिल्लाया, जिससे कई लोग देखने लगे, मेरी नाव टूट गई है, आप मुआवजा कैसे देंगे? चेन यांग शर्मिंदा हुए और बोले, यह। अचानक उन्होंने समुद्र की ओर देखा और कहा, यह सब जल ड्रैगन राजा का काम है, आपको उससे मुआवजा मांगना चाहिए। यह सुनकर, क्या यह इसलिए नहीं कि आप मछली पकड़ रहे थे? आपको मेरी नाव का मुआवजा देना होगा। किन योंग ने उसे घूरते हुए कहा, फिर बताओ हम कितना देंगे? बूढ़े ने बिना झिझक कहा, नदी पार करने और नाव के मुआवजे का पैसा। आपको मुझे 2000 आत्मा पशु पत्थर देने होंगे। यह सुनकर उसका चेहरा अब शांत नहीं रहा। चेन योंग का चेहरा पीला पड़ गया और वह हकलाते हुए बोले, 2000? आप हमें लूट क्यों नहीं लेते? फिर चिन यांग ने आह भरकर कहा, खैर हमारे पास अभी पैसा नहीं है, 2000 तो बिल्कुल नहीं है। बूढ़े ने भी आवाज धीमी कर ली और कहा, मुझे लगा था कि तुम्हारे पास इतने आत्मा पत्थर नहीं होंगे। फिर उसने पास खड़ी 2 गीली लड़कियों की ओर देखा। श्याओ श्याओ ने खुद को गले लगाया और हकलाते हुए कहा, तुम क्या चाहते हो? बूढ़े की आंखें गहरी हो गईं और विकृत चेहरे से कहा, बिल्कुल, ये तो तुम्हारे फायदों का उपयोग करने के लिए है, जल्दी भुगतान करो। वह लड़कियों के पास गया और उदास चेहरा बनाकर कहा, तुम्हारी काया अच्छी है, तुम इसे जल्दी चुका दोगी। दोनों लड़कियां डर गईं और उनका चेहरा पीला पड़ गया। हकलाते हुए बोली, तुम। एक चीख आई, आगे मत बढ़ो। दृश्य अगले दिन सुबह में बदल गया। एक ऊंची चिमनी वाला घर दिखा। लोग इकट्ठा हो गए, चिल्लाते हुए, भीड़ मत करो। वे फेंग जी के बारबेक्यू स्टॉल पर जमा हो गए। लाइन के सामने से आवाज आई, मुझे एक बारबेक्यू चाहिए। वो काले बालों वाली छोटी बहन इसे दे। अब श्याओ श्याओ ग्राहक भर्ती करने वाली बन गई थी। वह मुस्कुराई और ग्राहकों से बोली, कृपया लाइन में रहें। उसने कहा, एक बारबेक्यू, ठीक है, नोट कर लिया। पास में चैन मो भी खुशी से कह रहा था, इधर आइए। तीनों लड़कियां हल्के कपड़ों में थीं और बोलीं, फेंक जी के बारबेक्यू में स्वागत है। नीचे ग्राहक उत्साह से चिल्लाए। एक ग्राहक ने हाथ उठाकर कहा, छोटी बहन उधर, हम बियर जोड़ना चाहते हैं। एक ने कहा, ठीक है। गंजे ग्राहक ने खुश होकर कहा,
मुझे उम्मीद नहीं थी कि लाओ फेंक इतनी सुंदर बहनों को वेट्रेस बना पाएंगे। उसके पास बैठे लोग बोले, हाँ। उन्होंने लड़कियों की ओर देखा और कहा, वह फिगर, वह चेहरा, सब बेहतरीन। इस समय पास में बैठे बुजुर्ग खांसे। बुजुर्ग ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हमारे स्टॉल में न्यूनतम खर्च है। गंजे आदमी ने हैरानी से पूछा, लाओ फेंक, ये लड़कियां कहाँ से आईं? बूढ़े आदमी ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, इस पर बात करने से मुझे गुस्सा आता है। फिर पानी पीते हुए उसने बताया, लिनझांग शहर भेजने के लिए मेरी नाव को जल ड्रैगन किंग ने पलट दिया। दोनों ने आश्चर्य से कहा, जल ड्रैगन किंग? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, यह पौराणिक जल ड्रैगन किंग है। यह कई मीटर लंबा है और हवा बारिश ला सकता है। यह बहुत डरावना है। यह सुनकर ग्राहक चुप हो गए। बूढ़े ने पूछा, क्या हुआ? मेरी बात पर यकीन नहीं? उन्होंने तुरंत मना कर दिया। नहीं नहीं, गंजे आदमी ने कहा, जल ड्रैगन किंग की अफवाहें हर जगह हैं। हाल ही में मैंने इसे 3 बार सुना। इस समय रसोई में चेन यांग आग जलाने की कोशिश कर रहा था। बूढ़े ने कहा, मैंने भी सुना है। वह वहां खड़ा होकर उनकी बातें ध्यान से सुन रहा था। कई पशु वशीकरण करने वाले लिनजियांग शहर आए हैं अपनी किस्मत आजमाने और उस पौराणिक दिव्य जानवर को वश में करने के लिए। वह उलझन में बोला, हम। रसोई से चेन यांग जल्दी बाहर आया और पूछा, क्या जल ड्रैगन राजा हाल में दिखा है? उसे देखकर कई ग्राहकों ने आश्चर्य से कहा, आत्मिक जानवर बोलते हैं। बूढ़े आदमी ने उसे देखा और तुरंत याद दिलाया, उन्होंने तुम्हें मांस भूनने दिया। सुस्ती मत करो, उसने कहा, चिंता मत करो, हो गया। किन यांग ने रसोई में देखा और गर्व से कहा, मेरा शरीर नहीं रुकेगा। बूढ़े आदमी ने ऊब कर होंठ चटकाए। फिर किन यांग ने गुस्से में कहा, जल्दी कहो। उसका चेहरा दृढ़ था। जल ड्रैगन किंग के साथ सच में क्या हो रहा है? गंजे आदमी ने हैरानी से पूछा। फिर उसने चेन यांग को बताया कि जल ड्रैगन किंग की कथा करीब 1000 वर्षों से लिनजियांग शहर में है। उसने कहा, लेकिन किसी ने इसका असली चेहरा नहीं देखा। सबको लगता है कि यह मिथक है। चेन यांग ने सुनकर रुक गए। कुछ गलत है, गंजे आदमी ने कहा। हम? चेन यांग ने सिर उठाकर कहा, जल ड्रैगन किंग का व्यवहार सबको यहां खींचने जैसा लगता है। इसका मकसद क्या है? बूढ़े ने अचानक कहा। उसने सिर घुमाया और हैरान होकर देखा। बूढ़े ने रसोई के धुएं की ओर इशारा कर गुस्से में कहा, तुमने बारबेक्यू जला दिया। तुम क्यों नहीं जाते? वहां कुछ आवाज हुई, मुझे खुश करो। ये सब तुम्हारी तनख्वाह से काट लिया जाएगा। चुप रहो। थोड़ी देर बाद चेन यांग ने गहरी सांस ली और कहा, लगता है लिनजांग शहर शांत नहीं रहेगा। रात का दृश्य बदल गया। कुछ लड़कियां नीचे बैठी और बोलीं, मैं थक गई हूं, मेरे हाथ दुख रहे हैं। गुयुएर ने चेन यांग को गले लगाते हुए कहा, चेन यांग, तुम मालिश भी नहीं करते। दूर से चेन मो ने धीरे से कहा, ओह। चेन यांग युएर की बाहों में संघर्ष करते हुए बोला, अरे इतना कसकर मत पकड़ो। ये सुनकर उसने चिढ़ाया, ओह, क्या छोटा चेन यांग शर्मा रहा है? वह हकलाया, अरे। ये सुनकर चेनमो ने उसे हल्का देखा। चेनमो के जलते शरीर के सामने युएर रुक गई। युएर बोली, ठीक है, क्या मैं जा सकती हूं? तभी बूढ़े आदमी की आकृति दूर से दिखी। उसने कहा, आज तुमने अच्छा काम किया। बूढ़े आदमी ने धुआं छोड़ते हुए कहा, आज की आय से तुम 1 महीने में कर्ज चुका सकते हो। यह सुनकर चेन यांग ने कहा, 1 महीना? उसने चिल्लाया, क्या नाव इतनी महंगी है? बूढ़े आदमी ने कहा, हाँ, महंगी है। नहीं तो तुम मुझे वही नाव खरीद दो। फिर उसने बगल की ओर इशारा करके कहा, तुम वहां उस छोटे शेड में रह सकते हो। इस बीच जल्दी सो जाओ और कल सुबह जल्दी उठकर काम पर लग जाओ। छोटे झोंपड़े को देखकर तीनों चुप रहे। चेन यांग ने बूढ़े की जाति पीठ को कोसा। धिक्कार है बूढ़े, तुम्हें बड़ा नुकसान होगा। चेनमो ने कहा, छोड़ो, हमने उसकी नाव तोड़ी। श्याओ श्याओ ने भी हामी भरी, हाँ, यहाँ काम करना अच्छा है। युएर ने मुस्कुराते हुए अपनी कमर खींची। थोड़ा व्यस्त है, पर इस तरह से आराम महसूस किए हुए काफी समय हो गया। फिर वह हकलाने लगी और सिर घुमा लिया। युएर ने धीरे से कपड़े खींचते हुए कहा, स्विम सूट में लोग पसंद नहीं? यह सुनकर चेन यांग ने अचानक पानी उगल दिया और उसकी नाक से खून बहने लगा। चेन यांग ने शर्मिंदा होकर चेहरा घुमा लिया। पसंद है, मैं? अचानक किसी ने उसे उठा लिया। किन यांग चौंक गए। चेनमो बोले, सच में? अगर पसंद है तो मुझे देखो। चिन यांग तुरंत शर्मा गया, क्योंकि 2 नरम चीजें उसके चेहरे से चिपकी थीं। उसकी नाक से खून बहने लगा और वे घबराकर चिल्लाए, चेन यांग! ओह नहीं, उसकी नाक से खून बह रहा है। शियो शियो ने जल्दी से खून बहना बंद कर दिया। किन यांग के लिए दृश्य बारबेक्यू स्टॉल पर बदल गया। अगली सुबह एक मीठी आवाज आई, स्वागत है। चेन मो ने मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत किया। कृपया यहाँ आइए। कई मेहमानों ने देखा और तुरंत तारीफ की, यहाँ की बहन बहुत सुंदर है। उसके पास बैठे व्यक्ति ने कहा, नहीं तो तुम क्यों सोचते हो कि मैं यहाँ बारबेक्यू खरीदने के लिए लाइन में हूँ? अचानक एक आवाज आई, मेरी बारी क्यों नहीं आई? पास खड़े बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने आज फिर पैसे कमाए। इस समय चेन यांग नाक बंद करके आया। बूढ़े ने पूछा, क्या हुआ बच्चा, इतने कमजोर क्यों हो? कहीं कामचोरी तो नहीं कर रहे? उसने गुस्से में कहा, नहीं कर रहा। उसकी आंखें उदास हो गईं। चेन यांग ने सोचा, कल मैंने बहुत खून बहाया। बूढ़े ने कहा, अच्छा है, अगर तुम कामचोरी नहीं कर रहे, मैं पहले आराम करने जा रहा हूं। उसने गुस्से में कहा, मैं तुम्हें पैसे कमाने से नहीं रोक रहा, तुम कंजूस हो। बूढ़े ने होंठ चबाए। चेन यांग का चेहरा सख्त हो गया। उसने नीले आसमान की ओर देखा और सोचा, क्या यह जिंदगी 1 और महीने चलेगी? मैं समय बर्बाद नहीं कर सकता। अचानक काले बादल धीरे धीरे पास आए और थोड़ी देर में काले बादलों ने आसमान ढक लिया और बिजली चमकी। धीरे धीरे बिजली और घनी हो गई। किन यांग बोले, यह ठीक नहीं। बूढ़ा आदमी पास के लोगों से पूछा, क्या हुआ, इतने घबराए क्यों हो? व्यक्ति ने घबरा कर कहा, नदी के पास। चेनमो और अन्य लोग भी हकलाते हुए बोले, वो है।
बड़ा ड्रैगन दिखा। जल ड्रैगन किंग बाहर आया। किन्यांग ने सिर उठाया। क्या हुआ? समुद्र में अचानक बड़ा ड्रैगन दिखा। तट पर लोग हर दिशा में भागे, चिल्लाते, जल ड्रैगन किंग है, भागो। बड़ा ड्रैगन पानी में लोटपोट कर गड़गड़ा रहा था। वह गरजा और भीड़ की ओर दौड़ा, मुंह से हमला किया। लोग भागे और चिल्लाए, आह, मदद! एक व्यक्ति तट से दौड़ता आया। लाओ फेंक के पास से चिल्लाते हुए गुजरा। भागो, जल ड्रैगन राजा हमला कर रहा है। बूढ़े ने गुस्से में कहा, धिक्कार है। मेरे ग्राहक सब डरकर भाग गए। लाओ फेंक ने सिर घुमाया और किन यांग से चिल्लाया, अरे तुम क्या कर रहे हो? उसने जवाब दिया। चेन यांग ने कहा, मेरी क्लोन टीम मांस भूनने में मदद करेगी। बूढ़े ने कहा, तुम्हारी मदद की जरूरत किसे है? फिर वह बाहर की ओर भागा, बड़े ड्रैगन की तरफ। सूंघते हुए उसने सोचा, कल मुझे लगा जल ड्रैगन राजा ठीक नहीं था। चेन यांग ने ड्रैगन को घूरते हुए सोचा, आज पता करना होगा कि वह कौन सी चाल चल रहा है। जल ड्रैगन किंग लगातार लोगों को समुद्र तट से बाहर कर रहा है। कई लोग उसके द्वारा डुबोए गए। वे चिल्ला रहे थे और कुछ लोग समुद्र तट पर स्थिर थे। इस दृश्य को देखकर कई नियांग हैरान और चुप थे। उन्होंने सोचा, जल स्तंभ की ताकत से लोग घायल नहीं हुए, यह सच में बस दिखावा है। इस समय पीछे से हंसी की आवाज आई। हमने इसे पकड़ लिया। चेन यांग ने तुरंत सिर घुमाया, शक में। अजीब लोग, चेहरे पर उत्साह। नेता बोला, इस साल हमें इस दिव्य प्राणी को पकड़ना है। पीछे खड़े बैंगनी बालों वाले ने कहा, यह 1000 वर्षों में दुर्लभ अवसर है। उनके पास खड़े व्यक्ति ने कहा, हाँ, इसे नहीं छोड़ सकते। लाओ फेंक ने उन तीनों को देखा और होंठ चबाते हुए कहा, तस्क, इनामी शिकारी भी आ रहे हैं। शियाओ शियाओ ने चौंक कर पूछा, इनामी शिकारी? बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया, हाँ, सही। इनामी शिकारी एक समूह है जो महंगे आत्मा जानवरों को पकड़कर बेचता है। लाओ फेंक ने कहा, जहां भी महंगे आत्मा जानवर होते हैं, ये वहां होते हैं। इस बार उनका लक्ष्य जल ड्रैगन किंग है। आत्मा पशु शिकारी समूह के आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपनी आत्मा पशु को पुकारा, बाहर आओ। विशाल तलवार भूत केकड़ा, पंजों से जल ड्रैगन राजा पर हमला करो। लेवल 45, विशाल तलवार भूत केकड़ा आया। टीम की बैंगनी बालों वाली लड़की ने भी अपनी दिव्य जानवर को बुलाया। जाओ, विशैली जेलीफिश, क्लोन और जड़ से रास्ता रोक दो। लेवल 50, विशैली जेलीफिश। आखिरी व्यक्ति ने भी कहा, जाओ कैनन बॉल फिश, जल ड्रैगन किंग पर वाटर बम का इस्तेमाल करो। लेवल 52, कैनन बॉल फिश। उन्हें बारी बारी से बुलाया गया और वे जल ड्रैगन किंग की ओर भागे, लड़ाई के लिए तुरंत तैयार, चालें लगातार करते हुए। जल ड्रैगन किंग गरजा। इस समय यह विशैली जेलीफिश से जहरीला था। जल ड्रैगन किंग को फंसा देख लड़की ने तुरंत मौका लिया। यह जहरीला है, अब इसका फायदा उठाओ। संकेत सुनते ही युवक बोला, समझ गया। तलवार भूत केकड़ा, एक और कोशिश से हम जीत सकते हैं। चेन यांग ने चुपचाप उनकी लड़ाई देखी। उनके 3 जानवर बारी बारी से ड्रैगन किंग पर हमला कर रहे थे। उसने सोचा, ये लोग ताकतवर हैं और उनका सहयोग भी समझदारी से भरा है। उसकी आंखें सवालों से भरी थीं और उसने खुद से पूछा, क्या यह सच में जल ड्रैगन किंग को हरा सकता है? समुद्र तल में जल ड्रैगन किंग गरज रहा था। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने आत्मा पशु विशाल तलवार भूत केकड़े को धक्का दिया और जल स्तंभ बाहर निकला। समुद्र के पानी से शरीर पर थप्पड़ मारे जाने पर आदमी ने हाथ उठाया, चेहरा ढका और चिल्लाया, आह, ओह। उसका केकड़ा भी पानी में बह गया। लगातार परेशानी की आवाजें निकाल रहा था। इनाम शिकारी को समुद्र तट पर फेंक दिया गया। उसने कहा, धत्तेरे की। ये फिर भाग निकला। उसने समुद्र की ओर देखा, अफसोस के साथ, बस थोड़ा रह गया था। सब कुछ चुपचाप देखते हुए किन यांग ने मन ही मन मुस्कुराया। अभी जल ड्रैगन राजा को पकड़ना सच में आसान नहीं है। सिस्टम की सूचना से वह चौंका और उसने सूचना देखी। सिस्टम ने जगह का पता लगाया। फिर सूचना से वह चौंका। पास में एक चुना राजा है, इसे ध्यान से संभालें। चेतावनी पढ़कर चेन यांग ने आश्चर्य से नक्शे को देखा, सोचते हुए किंग चोजन। फिर उसने सामने खड़े लोगों को देखा और खुद से पूछा, क्या इनमें से कोई है? अचानक चेन यांग के पीछे एक लंबा आदमी आया और बोला, आप ही राजा चुने गए हैं ना? चेन यांग ने धीरे से सिर घुमाया। उसकी आंखों में हैरानी थी, सोचते हुए, ये मेरे पीछे कब आया? बिना रुके चेन यांग समुद्र तट की ओर भागा। उसने पास जाकर पूछा, तुम कौन? वह व्यक्ति हकलाते हुए बोला कि यह तो शाह हाओगोंग निकला। चेन यांग ने आंखें मिचमिचाई और मुस्कुराकर कहा, डराने का इरादा नहीं था। सूचना देखी कि यहां राजा हैं। तुम हाल ही में अजीब हो, इसलिए पूछा। चेन यांग ये सुनकर चौंक गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने हैरानी से पूछा, क्या सिस्टम में गड़बड़ है? यहां राजा चुना गया है। सिस्टम ने तुरंत दिखाया कि अभी कोई त्रुटि नहीं है। दूर से 2 लड़कियां बिकनी में दौड़ती आईं। चेनमो ने चिंतित होकर पूछा, चेन यांग, तुम ठीक हो? वह भी चौंक गया। चेनमो, यूएर ने गंभीरता से कहा, हाल ही में खबर आई है कि राजा चुने गए हैं। चेनमो ने सहमति में सिर हिलाया। हम। चेन यांग हल्के से मुस्कुराए और बोले,